हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होगे। लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विथ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। ये हमने देखा था। डायरेक्ट मेथड में हम चुनते थे, डायरेक्ट उठाते थे। इनडायरेक्ट मेथड में हम एलिमिनेट करते थे। डायरेक्ट मेथड वॉज पिन पॉइंटिंग एंड इनडायरेक्ट वॉज एलिमिनेटिंग। बट एलिमिनेट करना है तो वी रिक्वायर्ड अ स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है एलिमिनेट करने के लिए? जो हमारा बेस होता है दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कौन सा बेस रहेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसको ध्यान में लेते हुए हम सॉल्व करते थे। याद आया कि ये ऐसा किया हमने? हाँ या ना बोलो। एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था हमने, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर में हमने देखा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमने मार्क किया था ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग। जैसा ये जो है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी। नॉन ऑपरेटिंग क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है। सेल ऑफ मशीनरी इज नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था डिप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग था। ये दो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हमने इनडायरेक्ट मेथड में इज्जत दी थी। इनडायरेक्ट मेथड में हमने इसको इज्जत दी थी। इनडायरेक्ट मेथड में रूल सीधे सीधे लगते हैं कि उल्टे लगते हैं? जवाब दो। इनडायरेक्ट मेथड में रूल सीधा सीधा लगता है कि उल्टा लगता था? उल्टा उल्टा लगता था। मतलब क्या बोलते थे हम? प्रॉफिट में एक्सपेंस माइनस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। प्रॉफिट में प्रॉफिट में इनकम ऐड होनी चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये सारे रूल हमने बना बना के लास्ट क्लास में भर भर के पढ़े थे। इस रूल के तहत हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सारे मतलब एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, प्रॉब्लम नंबर 2। आज इसी को ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका क्या बोलना है? विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको क्या निकालने बोल रहा है वो? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने बोल रहा है विद डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। विद डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। मेरे को बताओ डायरेक्ट मेथड में हम कौन से एक्टिविटी को कंसिडर करते हैं? डायरेक्ट मेथड में हम कौन सी चीजों को उठाते हैं? जवाब दो फटाफट। मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन विच आर कैश एज वेल एज ऑपरेटिंग ना? ऐसे ट्रांजैक्शंस विच आर कैश एज वेल एज ऑपरेटिंग। जो कैश और ऑपरेटिंग दोनों है, दोनों में से एक नहीं। तेरे को कैश भी होना चाहिए और ऑपरेटिंग भी होना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जैसा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हम पहले डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाँ या ना बोल फटाफट, हाँ या ना बोल। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बट मेरा एक सवाल का जवाब दो। ये जो 2,20,000 है, आपको क्या लगता है ये पूरा का पूरा कैश होगा कि इसमें कैश एंड नॉन कैश दोनों हो सकता है? क्योंकि हम अकाउंटिंग तो अक्रूवल बेसिस पे करते हैं ना। अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है? दैट एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड आइदर कैश और नॉन कैश। अक्रूवल प्रिंसिपल क्या बोलता है? एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड आइदर कैश और नॉन कैश। तो जरूरी है क्या जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेल दिख रहा है, जरूरी है क्या जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेल दिख रहा है वो सेल सिर्फ कैश सेल हो? या जरूरी है कि वो कैश और क्रेडिट दोनों हो सकता है? ये समझ में आया क्या? उसी तरह जो परचेजेस है 2,20,000, क्या लगता है ये सिर्फ कैश होंगे कि कैश क्रेडिट दोनों हो सकते हैं? तो ये भी कैश नॉन कैश दोनों हो सकता है, ये भी कैश नॉन कैश दोनों हो सकता है। सेम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, आपको नहीं लगता है इसमें भी कुछ नॉन कैश एलिमेंट हो सकता है? मैं डायरेक्ट ले नहीं सकता ना। आप बोलोगे सर देखो डायरेक्ट उठा लो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट, इंश्योरेंस प्रीमियम, इन चीजों को, यानी एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, बाकी सारी चीजों को क्या मैं डायरेक्टली उठा सकता हूं कि उसमें से मेरे को नॉन कैश एलिमेंट अलग करना पड़ेगा? आपको नहीं लगता वी हैव टू कीप असाइड द नॉन कैश एलिमेंट? तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कैश कितना है। हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कैश कितना है। ये समझा पॉइंट नंबर 1 जो समझाना था कि भाई जरूरी नहीं है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में है वो सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस है, उसमें नॉन कैश एलिमेंट भी हो सकता है। और व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, सच नॉन कैश एलिमेंट आर बीन केप्ट असाइड। दिस सच नॉन कैश एलिमेंट हैज टू बी केप्ट असाइड। तो अब उसी को ध्यान में रखते हुए नीचे में आप देखोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दी है अलग करने के लिए। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीपेड, और ये कुछ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए। तो अब बेटा बात समझ, तू माल क्रेडिट में बेचता भी है, खरीदता भी है,
तो अगर तूने माल क्रेडिट में बेचा है, खरीदा है, तेरे ओपनिंग डेटा 33 है, क्लोजिंग डेटा 36 है, तो आपको नहीं लगता डेटा में चेंजेस हो रहे हैं? मतलब कुछ ना कुछ माल क्रेडिट में भी बेचा गया होगा, तभी तो चेंज हुए ना। कुछ ना कुछ माल क्रेडिट में बेचा गया होगा, तभी तो ये चेंजेस हो रहे हैं, हाँ या ना? समझाए तो थम्स अप दो, ये समझाए तो थम्स अप दो। डेटर्स में चेंजेस हुए मतलब यहाँ कुछ ना कुछ माल हमने क्रेडिट में भी बेचा है। और डायरेक्ट मेथड में हमको सिर्फ कैश चाहिए, डायरेक्ट मेथड में हमको सिर्फ क्या चाहिए? कैश। तो अब मैं डायरेक्ट उठा उठा के टोटल नहीं मार सकता, 2,20,000 प्लस 1,20 प्लस 30 प्लस 8 या जो भी, इस तरीके से हम डायरेक्ट टोटल या माइनस नहीं कर सकते, इसको इनफ्लो इसको आउटफ्लो नहीं मान सकते, हमको नॉन कैश एलिमेंट अलग करना पड़ेगा। नाउ ये नॉन कैश एलिमेंट को अलग करने का क्या तरीका हो सकता है, नॉन कैश एलिमेंट को अलग करने का क्या तरीका हो सकता है, तो वो अभी हम पढ़ेंगे। आपको याद है क्या, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज समझाया था कि भाई इन कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ऑल द लेजर अकाउंट, और इसमें आपको बताया था कि बैलेंसिंग फिगर मिलता है। अगर आपके पास में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है, आपके पास में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको पता है, आपको ये पता है कि आपने कितने का माल बेचा है। कैसे पता? आपको यहाँ से पता चल सकता है ना आपने कितने का माल बेचा है। तो क्या इससे मैं मेरा कैश निकाल सकता हूँ क्या इससे मैं मेरा कैश निकाल सकता हूँ क्या? सर कैसे, नहीं समझ रहा, डोंट वरी, एक काम करो, सबसे पहले व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यहाँ नीचे में जितने भी एक्टिविटी दी हुई है, ये करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज है ना, ये जितने भी आइटम दिए हुए वो करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज है, ये सो नो देख ले, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, ट्रेड पेएबल करंट लाइबिलिटीज है, इन्वेंट्री एसेट है, करंट एसेट्स है, आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय एक्सपेंस करंट लाइबिलिटीज है, प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट्स है, इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग करंट लाइबिलिटी है। तो ये जितने भी करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज है, मतलब ये सारे आइटम ऑपरेटिंग ही है ना। कल का लेक्चर, लास्ट लेक्चर याद करो, मैंने बताया था फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बाकी कैपिटल लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये सारे करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी है, दीज आर योर ऑपरेटिंग। तो अब कैसे करेंगे, ध्यान दें। आपको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड में आप डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते। आप लोगों को सबसे पहले देख सुन, कल आपको डायरेक्ट मेथड कितना आसान लग रहा था, इजीली फटाफट जो है ऑपरेटिंग है और नॉन ऑपरेटिंग और कैश है उसको उठाओ लिखो। अब ऐसा नहीं है। नाउ यू आर गोइंग टू ओपन ईच एंड एवरी अकाउंट जो आपको दिया हुआ है। जैसा पहला अकाउंट क्या दिया हुआ है, आपको ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है 33,000 एंड 36,000। ले ट्रेड रिसीवेबल लिख ले यहाँ पे, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, डेबिट में आ गया 33, क्रेडिट में आ गया 36। ट्रेड रिसीवेबल के बाद में ट्रेड पेएबल ओपनिंग में है 17, क्लोजिंग में है 15। तो ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग, मेरे को बताओ, ट्रेड पेएबल विल हैव अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। एसेट्स जो रहते हैं उसको डेबिट बैलेंस रहता है, लाइबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस रहता है। बचपन में हमने पढ़ा था ना, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड, डेबिट बैलेंस डेबिट में ओपन होते, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में ओपन होते। ये समझाए तो थम्स अप दो। क्या बोला मैंने, डेबिट बैलेंस डेबिट में ओपन होते, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में ओपन होते, ये समझा है। वी आर गोइंग टू ओपन डेबिट बैलेंसेस इन डेबिट, क्रेडिट बैलेंसेस इन क्रेडिट। डेबिट बैलेंस डेबिट में ओपन करेंगे, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में ओपन करेंगे, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट बैलेंस रहता है इसलिए वो डेबिट में ओपन हुआ है, और अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, क्लोजेस ऑन अपोजिट साइड, ओपन डेबिट में हुआ है बट क्लोज क्रेडिट में होगा। ट्रेड पेएबल को क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी है ना, तो 17,000 का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में ओपन होगा, 17,000 का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में ओपन होगा, बट ये क्लोज डेबिट में होगा। 15,000 का जो बैलेंस है वो डेबिट में क्लोज होगा। समझा है तो थम्स अप दो, यहां तक ठीक है, गया यहां तक बॉडी में। अगला क्या है, उसके बाद में इन्वेंट्री 22,000 और 27,000। एक बार का इन्वेंट्री अकाउंट ओपन कर लो, 22,000 और 27,000, ठीक है। एसेट रहता है डेबिट बैलेंसेस को, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस विल ओपन ऑन क्रेडिट, क्लोजेज ऑन डेबिट। ओपनिंग क्रेडिट 2,000 है, आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट और क्लोजिंग 3,000 है। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है 5,000 और 5,500। प्रीपेड एसेट डेबिट में आ जाएगा 5,000, क्रेडिट में आ जाएगा 5,500। देन इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स पेएबल लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 2,000। जमता है यहाँ तक। ओपनिंग बैलेंस 3 है, क्लोजिंग बैलेंस 2 है, यहाँ तक जमता है तो थम्स अप दो। मैंने क्या किया, मैंने सारे अकाउंट ओपन कर लिया, क्लियर है। Once you are done with opening all the accounts, related to your
ऑपरेटिंग एक्ट, क्योंकि अभी ऑपरेटिंग ही पूछा है। जब हम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग में आएंगे तो हम बाकी अकाउंट भी ओपन करेंगे। अभी फिलहाल उसने ऑपरेटिंग पूछा है तो मैंने ऑपरेटिंग से रिलेटेड सारे अकाउंट ओपन कर लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हमने सारे अकाउंट ओपन कर लिए। अब एक बार इतना हो गया, एक बार इतना हो गया तो अब इसके इफेक्ट दो, इसके इफेक्ट दो मतलब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, एक चीज पूछ रहा हूँ, एक चीज मेरे शब्दों पे ध्यान देना। आपको ये वाला क्वेश्चन याद है ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, सेल्स यहाँ क्रेडिट होता है, सेल्स यहाँ क्रेडिट होता है, मतलब सेल्स अकाउंट में डेबिट हुआ होगा ना, हाँ या ना, यस और नो? ये समझा क्या? सेल्स वहां पे क्रेडिट है मतलब सेल्स अकाउंट में डेबिट है ना, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो या ऐसा भी कर सकते हो, या ये अजम्पशन ले लो, जाने दो, क्रेडिट डेबिट से अगर थोड़ा सा गड़बड़ होती है तो एक बार ये अजम्पशन ले लो। अभी के लिए जब तक आपको कैश और नॉन कैश का इफेक्ट नहीं मालूम कि कितना कैश है और कितना नॉन कैश है, जब तक आपको ये नहीं मालूम कि कितना कैश है कितना नॉन कैश है, एक बार का पूरा क्रेडिट मान लो, ये पूरा का पूरा एक बार का आप ये मान लो कि आपने पूरा माल क्रेडिट में बेचा है। अगर मैंने पूरा माल क्रेडिट में बेचा है तो क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है, क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है, जवाब दो तो। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर क्रेडिट सेल? जब तक वाइफिकेशन नहीं पता चल रहा तब तक हम पूरी ट्रांजैक्शन को, पूरे अमाउंट को क्रेडिट मान रहे, कुछ भी कैश नहीं है, क्रेडिट मान रहे। तो क्रेडिट सेल की अमाउंट कितना होता है बेटा, बोल? एंट्री क्या होती है, क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, सही बोला कि गलत बोला? अगर मैं पूरा का पूरा क्रेडिट मानू तो एंट्री क्या होंगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, बोल हाँ या ना? अगर मैं पूरा का पूरा क्रेडिट मानता हूं तो जर्नल एंट्री विल बी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। बॉडी के अंदर गया है तो थम्स अप दे। पूरी की पूरी एंट्री अगर हम क्रेडिट मानते हैं तो एंट्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल होंगी, ये बॉडी के अंदर गया है तो थम्स अप दे। अब डेटर्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने डेटर्स नाम से अकाउंट नहीं रखा है, हमने क्या नाम से अकाउंट रख रखा है, ट्रेड रिसीवेबल। तो मैं यहाँ ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर दूं 2,20,000 से। सेल अकाउंट क्रेडिट, सेल अकाउंट क्रेडिट मतलब वो अल्टीमेटली यहाँ क्रेडिट हो चुका है, बराबर है। ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से होगा क्या, जरा ध्यान दे। तेरे ओपनिंग डेटर्स है 33,000, ओपनिंग डेटर्स है 33,000, ओपनिंग है 33,000, तूने 2,20,000 का माल और बेचा है तो तेरी क्लोजिंग डेटर आने चाहिए ना 2,45,000, सॉरी, तेरे क्लोजिंग डेटर्स आने चाहिए ना 2,53,000। क्लोजिंग डेटर्स कितने आने चाहिए, 2,53,000, बट तेरे डेटर्स आ रहे 36,000। जो फॉल इन डेटर्स आया ये क्यों आया होगा, डेटर्स का वैल्यू कम क्यों हुआ होगा? उनसे हमको पैसा मिल गया होगा। सोच के देखना डेटर्स का वैल्यू। आपने बचपन में बर्गर खाए हो क्या, बर्गर, बर्गर, हैव यू ईट बर्गर? सभी ने खाया है बर्गर, राइट? कैसा रहता बर्गर? ये ऐसा रहता ना, एक ऊपर में पाव रहता, फिर ये ऐसा एक टिक्की रहती बीच में, फिर नीचे का पाव रहता, ऐसा ऐसा रहता ना बर्गर। सुन, अपना जो अकाउंट होता है ना, अकाउंट भी एक बर्गर की तरह होता है, अकाउंट भी एक बर्गर की तरह होता है। सर कैसे? इसके भी 3 हिस्से होते हैं। अकाउंट विल हैव एन ओपनिंग बैलेंस, विल हैव अ क्लोजिंग बैलेंस। अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है, ऊपर का पाव नीचे का पाव। जैसा बर्गर में टिक्की होती है ना, टी फॉर टिक्की, टी फॉर ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। बीच में जो भी साल भर के ट्रांजैक्शन है वो आते हैं, बीच में जो भी साल भर के ट्रांजैक्शन है वो आते हैं। तो साल भर के ट्रांजैक्शन एक से ज्यादा हो सकते हैं ना, बर्गर में सिर्फ टिक्की नहीं होती ना, उसमें टमाटर, मिर्ची, आलू, प्याज सब होता। तो वही है ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। क्या है? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। अब बीच में से ट्रांजैक्शंस मिसिंग हो सकते हैं। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमको अकाउंट बनाना है तो हमको ये दिमाग लगाना पड़ेगा, बीच में से कोई अकाउंट, कोई बैलेंस मिस हो सकते हैं। जैसा ओपनिंग बैलेंस है 33,000, उसके बाद आपने 2,20,000 का माल बेचा है तो क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए 2,53,000, बट बैलेंस आ रहा है 36,000। इसका मतलब आपको नहीं लगता यहाँ से आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो? ये जो बैलेंसिंग फिगर निकालोगे 2,17,000, क्या लगता है ये 2,17,000 का जो बैलेंस है ये उनसे हमको रिसीव हो चुका होगा ना, ये हमको उनसे रिसीव हो चुका होगा। तो आपको नहीं लगता उनसे कैश रिसीव्ड मिल जाएगा हमको? मैंने नॉन कैश एलिमेंट अलग करके कैश रिसीव्ड निकाल लिया क्या? नॉन कैश एलिमेंट अलग करके कैश रिसीव्ड निकाल पाया कि नहीं निकाल पाया? जवाब दो हाँ या ना। एंड दिस कैश रिसीव विल बी शोन इन योर कैश फ्लो स्टेटमेंट की इनफ्लो हो गया है आपका कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 2,17,000। अब समझा क्या मैं कर क्या रहा हूं?
मैं ये अकाउंट क्यों बनवा रहा हूँ, मैं ये अकाउंट क्यों बनवा रहा हूँ, ये गया क्या बॉडी के अंदर, गया क्या ये, यस और नो, पक्का श्योर, बढ़ू आगे, बढ़ू यहाँ से, बढ़ू आगे यहाँ से। अब 2 मिनट, अगर यहाँ तक के सबको क्लियर है, यहाँ तक के अगर मुद्दा सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। एक काम करो ना, एक बार एम्प्लॉय बेनिफिट देख लो, एम्प्लॉय ये वाला पेंडिंग है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एक बार का इफेक्ट दे देता हूँ। मेरे को बताओ यहाँ क्रेडिट है, मटेरियल किन से खरीदते हम, क्रेडिटर्स, सॉरी यहाँ डेबिट है, यहाँ डेबिट है तो क्रेडिटर्स में क्रेडिट कर दूं, पीएनएल के नाम से परचेजेस चलेगा क्या, पीएनएल के नाम से परचेजेस यहाँ क्रेडिट कर दूं तो चलेगा क्या, बोल हाँ या ना। ये 1,20,000 पीएनएल से लेके आया, ट्रेड पेएबल बाद में बैलेंस करेंगे, पहले अब इफेक्ट दे देते हैं। मेरे को बता एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, यहाँ डेबिट है, यहाँ डेबिट है तो लेजर में क्या होगा, यहाँ डेबिट है तो लेजर में क्या होगा, बोल, बोलना रे, फाइनल अकाउंट से लेजर बना रहे ना, फाइनल अकाउंट से लेजर बना रहे, वहां डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। आउटस्टैंडिंग में डाल दो, अलग अलग अकाउंट मत बनाओ, आउटस्टैंडिंग अलग, ये अलग, एक ही अकाउंट में डाल दो, ये आ गया आपका। देन उसके बाद में क्या हो गया आपका, डिप्रिसिएशन का तो डायरेक्ट मेथड में इज्जत देना नहीं है। अदर एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, यहाँ डेबिट है, यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, इंश्योरेंस के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी यहाँ डेबिट है, माइनस है ना अल्टीमेटली प्रॉफिट में से, वहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस से 10,000। मैंने क्या किया ये समझा क्या, मैंने क्या किया ये समझा क्या, जो हम यहाँ भी कर रहे थे हमने क्या किया, उल्टा गए, जितने भी अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुए वो लेजर में क्रेडिट होते हैं, जितने भी अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हुए वो लेजर में डेबिट होते हैं। अभी भी हमने वही किया ना, जितने भी अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट है, देख 2,20,000 वहाँ क्रेडिट है तो 2,20 को हमने यहाँ डेबिट किया, उसके बाद में 1,20,000 यहाँ डेबिट है। सर डेबिट क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंस साइड है, एक्सपेंस साइड मतलब डेबिट साइड है ना, तो यहाँ डेबिट लेजर में क्रेडिट। ये समझाए तो थम्स अप दो, ये समझाए तो थम्स अप दो। हमने सारे लेजर अकाउंट का इफेक्ट दे दिया, जो पीएनएल में था उसका रिवर्स इफेक्ट से हमने निकाल दिया। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप विल बी बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट, नेक्स्ट स्टेप विल बी बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट। जैसा एम्प्लॉय बेनिफिट को बैलेंस करो, आ जाओ तो एम्प्लॉय बेनिफिट को बैलेंस करो। हम ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस करके कैश का बैलेंस ऑलरेडी निकाल चुके 2,17,000। अब आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय को बैलेंस करो ना, तेरे को 2,000 रुपये पेएबल था, देख ध्यान से समझ, 2,000 रुपये पेएबल था, 30,000 रुपये का खर्चा है, तो टोटल तेरे को पेएबल बनता है 32,000 रुपये, टोटल पे करना है 32,000 रुपये, बट बुक्स के हिसाब से दिख रहा है कि 3,000 ही पे करना बाकी है। तो आपको नहीं लगता 29,000 का जो बैलेंसिंग फिगर है ये हमने पे कर दिया होगा, 29,000 का बैलेंसिंग फिगर, टिक्की मिसिंग है ना, ट्रांजैक्शन मिसिंग है, 29,000 का बैलेंसिंग फिगर हमने पे कर दिया होगा, बोल हाँ या ना, यस और नो, समझाए तो थम्स अप दे। वहां डेबिट, वहां डेबिट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्रेडिट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्रेडिट, डेबिट में क्रेडिट मतलब आउटफ्लो है ना, डेबिट में क्रेडिट मतलब ये लेस हो जाएगा ना, लेस पेड फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। देख यहाँ एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट, अगर डेबिट इफेक्ट लेजर में गया है तो क्रेडिट इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा ना, डेबिट इफेक्ट अगर लेजर में गया है तो क्रेडिट इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा ना। फाइनल अकाउंट्स की मदद से मैंने पूरे लेजर अकाउंट बनाया, अब लेजर अकाउंट की जगह मैं कैश बुक बना रहा हूँ ना, ये कैश अकाउंट में जाएगा, और हमने कैश अकाउंट बनाया नहीं है, तो बट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज कैश अकाउंट ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज कैश अकाउंट, हाँ या ना। जैसा प्रीपेड इंश्योरेंस को बैलेंस करो, तूने ऑलरेडी 5,000 रुपए पे कर दिया, इस साल का खर्चा है 8, तेरे को 3 ही पे करना था, बट तेरा प्रीपेड 5,500 दिख रहा है, इसका मतलब थोड़े ज्यादा पे कर दिया ना हमने, 3 इस साल के पे करने थे, 5,500 अगले साल के पे कर दिए, तो मैंने 8,500 पे कर दिया, ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या, आई हैव पेड 8,500, तभी तो 5,500 का प्रीपेड अभी भी दिख रहा है, तभी तो 5,500 का प्रीपेड अभी भी दिख रहा है। अब मेरे को एक चीज बताओ, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट, वहां डेबिट इफेक्ट गया तो क्रेडिट इफेक्ट कैश में जाएगा, क्रेडिट इफेक्ट कहां जाएगा बच्चा, क्रेडिट इफेक्ट कैश में जाएगा। क्या मैंने कैश अकाउंट बनाया, क्या क्या मैंने कैश अकाउंट बनाया, क्या बोल हाँ या ना, नहीं बनाया, मगर किंतु परंतु जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इट इज एज गुड एज कैश अकाउंट, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इट इज एज गुड एज कैश अकाउंट, बोलो हाँ या ना। तो यहां डेबिट, कैश अकाउंट यहां डेबिट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्रेडिट क्या हो जाएगा, पेड फॉर इंश्योरेंस, कितना है पेड फॉर इंश्योरेंस 8,500, बॉडी के अंदर गया है तो थम्स अप दो फटाफट, क्या कर रहे हैं हम, समझ में आया क्या।
हम लेजर अकाउंट बना के कैश निकाल रहे, लेजर अकाउंट बना के कैश निकाल रहे। अगर आपको याद होगा तो कल कैसा डायरेक्ट मेथड इजी जा रहा था, कि कितना मस्त था, सिर्फ प्लस माइनस करना पड़ता है। एक्चुअली डायरेक्ट मेथड थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द रीजन कि जितने भी P&L में अकाउंट लिखे रहते हैं उसमें नॉन कैश का एलिमेंट हो सकता है, तो ये नॉन कैश का एलिमेंट हमको अलग करना है, देख लेना। P&L में तेरा एम्प्लॉय बेनिफिट 30,000 था, जबकि तेरा कैश कितना आया 29,000, तो आपको नहीं लगता 1,000 का नॉन कैश एलिमेंट था उसमें, 1,000 का नॉन कैश एलिमेंट था। जैसा तेरा कैश सेल जो था 2,20,000, जबकि यहाँ पे हमने कितना लिखा है 2,17,000, तो आपको नहीं लगता 3,000 का नॉन कैश एलिमेंट था, 3,000 का नॉन कैश एलिमेंट था। गया क्या बॉडी के अंदर? पक्का? तो नॉन कैश एलिमेंट के इफेक्ट्स हमको देने पड़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये हो गया आउटस्टैंडिंग टैक्स को बैलेंस करो। तेरा आउटस्टैंडिंग टैक्स जो था, इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग 3 था, इस साल का खर्चा है 10, टोटल 13,000 पे करना है, बट 2,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमने पे कितना किया होगा, मतलब हमने पे 11,000 किया होगा ना, मतलब हमने पे 11,000 किया होगा, जो वहां डेबिट होगा, बोल वहां डेबिट होगा, वहां डेबिट, कैश अकाउंट में क्रेडिट, इनकम टैक्स पेड हैज टू बी एडजस्टेड सेपरेटली, इनकम टैक्स पेड हैज टू बी एडजस्टेड सेपरेटली। बॉडी के अंदर गया है, बॉडी के अंदर गया है तो थम्स अप दो फटाफट, गया बॉडी के अंदर, हाँ या ना? बढ़ो आगे, अगला क्या हो जाएगा इसके बाद में फटाफट। अब ये 2 अकाउंट हमारे पेंडिंग बच गए, मैंने ये 2 अकाउंट जानबूझ के छोड़ा है, ये 2 अकाउंट मैंने जानबूझ के छोड़ा है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, मेरे को एक चीज बताओ, ये जो लिखा हुआ है, जो बुक्स में लिखा हुआ है, आपने इसको परचेजेस माना है, बट एक्चुअली ये परचेजेस है कि कंज्यूम्ड है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है? तो अगर मेरे को परचेजेस निकालना है तो परचेज निकालने का फॉर्मूला ये हो सकता है क्या? एक मिनट, बचपन में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंजम्पशन। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंजम्पशन, हाँ या ना? तो अगर मेरे को परचेजेस निकालना है, मेरे को ओपनिंग क्लोजिंग पता है और मेरे को परचेजेस निकालना है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन सकता है? देख फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस, लिख रहा हूं मैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंजम्पशन। अगर मेरे को कंजम्पशन पता है, तो क्या मैं ओपनिंग क्लोजिंग निकाल सकता हूँ? मेरे को कंजम्पशन पता है, मेरे को ओपनिंग और क्लोजिंग पता है, तो क्या मैं मेरे परचेजेस निकाल सकता हूँ क्या? हाँ या ना में जवाब दे। परचेजेस निकाल सकते हैं ना। और ट्रेड पेएबल में ज्यादा परचेज है, बट ये जो हमने लिखा है 1,20,000, टेक्निकली इट इज नॉट परचेज, इट इज कंजम्पशन। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर दो, दिस इज नॉट परचेज, दिस इज कंजम्पशन। अगर मेरे को परचेजेस निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जरा यूज करो तो कितना होता है, 22,000 प्लस एक्स माइनस 27,000 इज इक्वल टू कितना होगा, 22,000 प्लस एक्स माइनस 27,000 इज इक्वल टू कितना होगा, जवाब दो, 1,20,000। इसका थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर रहा हूं मैं, इसकी अगर आप पोजीशन चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 22,000 इधर आ जाएगा, 27,000 इधर आ जाएगा, तो 1,20,000 माइनस 22,000 प्लस 27,000, 1,20,000 माइनस 22,000 माइनस 27,000। क्या इससे मेरे को परचेज मिल जाएगा क्या? कितना आंसर आएगा? मेरे को फिलहाल आंसर में इंटरेस्ट नहीं है। ये इक्वेशन समझा क्या हुआ? इवन मैं चाहूँ तो इससे भी वो इक्वेशन बना सकता हूँ, परचेज इधर रहने दो, बाकी इधर ला लो, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, परचेज इज इक्वल टू कंजम्पशन माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। क्या परचेजेस इज इक्वल टू कंजम्पशन माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बराबर है? ये समझा क्या? ये बॉडी के अंदर गया क्या? इसका नेट बैलेंस आता है परचेज, और ट्रेड पेएबल में कंजम्पशन नहीं परचेज आना चाहिए, बट हमने अभी कंजम्पशन लिख रखा है। अच्छा, मैं अगर ऐसा करूं तो चलेगा क्या? ये इन्वेंट्री अकाउंट यहां ना ओपन करते हुए अगर मैं यहीं ओपन कर दूं, यानी इन्वेंट्री अकाउंट का डेबिट बैलेंस यहां ओपन हो जाएगा, इन्वेंट्री अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यहां ओपन हो जाएगा, यानी इन्वेंट्री अकाउंट को अलग से ओपन करने की जगह मैंने ट्रेड पेएबल में ही ओपन कर दिया। तो ये देखो, इससे एक फॉर्मूला बन सकता है क्या हमारा, कंजम्पशन, देख ध्यान से सुन, कंजम्पशन
और क्लोजिंग स्टॉक सेम साइड में है, तो इससे फॉर्मूला क्या बनेगा, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक। सेम साइड में है तो ऐड होते हैं ना, माइक बंद कर बेटा, सेम साइड में होते हैं तो ऐड होते हैं, यस और नो। इफ आइटम आर ऑन द सेम साइड, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये अपोजिट साइड में तो माइनस हो जाएगा ना, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो आपको नहीं लगता अगर मैंने इन्वेंट्री अकाउंट अलग ना बनाते हुए, इन्वेंट्री अकाउंट अलग ना बनाते हुए अगर ट्रेड पेएबल में ही ओपन कर दिया तो ऑटोमेटिकली ट्रेड पेएबल में परचेजेस का इफेक्ट आ जाएगा क्या, ऑटोमेटिकली ट्रेड पेएबल में परचेजेस का इफेक्ट आ जाएगा क्या, हाँ या ना बोल। रादर देन ओपनिंग इन्वेंट्री अकाउंट सेपरेटली, अगर मैं उसको ट्रेड, शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट, आप चाहो तो कंजम्पशन यहाँ से निकाल सकते हो, ये फॉर्मूले से निकाल लो परचेज, और वो ट्रेड पेएबल में ले लो, बट फॉर्मूले में भी निकालोगे तो कैलकुलेशन करोगे, उससे बेटर क्या है, फॉर्मूले को बीच में डालने से अच्छा ये रूल बनाओ तो चलेगा क्या, कि इन्वेंट्रीज विल बी ओपन इन ट्रेड पेएबल अकाउंट, इन्वेंट्रीज विल बी ओपन इन ट्रेड पेएबल अकाउंट, ताकि वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके हमारे को कंजम्पशन दे दे, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके हमको कंजम्पशन दे दे। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, जवाब दो। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो मैं सही हूँ या गलत हूँ, समझा क्या बोला मैंने, समझा है तो थम्स अप दो। थोड़ा सा मैथ्स थोड़ा सा अकाउंट्स डाल दिया है हमने, थोड़ा सा मैथ्स थोड़ा सा अकाउंट हमने इसको मिक्स किया है। तो बेटा इन्वेंट्री से ही हमारे को मिलेगा कि माल कितना खरीदा है, और पेएबल जो ट्रेड पेएबल क्रेडिटर्स है उनको यही उनके अकाउंट में परचेजेस जाना चाहिए। तो ये जो तीन अकाउंट, तीन येलो कलर से जो मैंने हाईलाइट किया उसका नेट इफेक्ट परचेज आता है, उसका नेट इफेक्ट क्या आता है, परचेज। तो कायदे से मैंने लिखा कंजम्पशन, बट कंजम्पशन के साथ में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया तो परचेज पता चल जाएगा। कायदे से देख ले, कायदे से अपन ने कंजम्पशन लिखा है, देख कंजम्पशन लिखा है, उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग अब मैंने एडजस्ट कर लिया, ओपनिंग और क्लोजिंग एडजस्ट कर लिया तो उसका नेट बैलेंस आ गया क्या, परचेजेस। तो तूने 17,000 का माल ओपनिंग में पेएबल था, उसके अलावा वो तीनों को मिला के उतना आपने परचेस किया है, फिर भी तेरा 15,000 का पेएबल दिख रहा है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ पैसा पे कर दिया होगा ना, इतना पैसा आपने 1,27,000 रुपए आपने परचेजेस के लिए पे किया है। तो वहां डेबिट यहाँ क्रेडिट, वहां डेबिट यहाँ क्रेडिट, गया क्या बॉडी में, वहां डेबिट यहाँ क्रेडिट। तो क्या हम इन्वेंट्री नाम का अकाउंट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, जवाब दे रहे बेटा, क्या हम इन्वेंट्री नाम का अकाउंट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो इन्वेंट्री का बैलेंस कौन सा अकाउंट में लिख देंगे हम, इन्वेंट्री का बैलेंस कौन सा अकाउंट में लिख देंगे, ट्रेड पेएबल। हो गया, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर दो, 1,64,000, 2,17,000 माइनस 164, 52,500, और आपका नेट बैलेंस आ गया 41,500। बॉडी के अंदर गया है तो थम्सअप दे दो, बॉडी के अंदर गया है तो थम्सअप दे दो, है ना। थोड़ा डायरेक्ट मेथड कॉम्प्लिकेटेड है ना, डायरेक्ट मेथड। इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था दैट आई विल टीच यू कृष्णा सर मेथड, एक शॉर्टकट मेथड पढ़ाऊंगा, ये मैंने प्रॉमिस किया था, याद है ना आपको, वो मैं बताऊंगा। बट ये एक्चुअल मेथड है, डायरेक्ट मेथड। ये जो मेथड अभी आपने सॉल्व किया ये कौन सा मेथड है, एक्चुअल मेथड है। डायरेक्ट मेथड का एक शॉर्टकट है जो मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट मेथड का एक शॉर्टकट है। वैसे भी हमारा एमसीक्यू पेपर है, डायरेक्ट मेथड एक बार का समझ लो, बट बाद में हम पेपर में वापरेंगे शॉर्टकट ही, पेपर में हम वापरेंगे शॉर्टकट। ये समझा गया यहाँ तक, ये समझा यहाँ तक, डायरेक्ट मेथड का कंसेप्ट क्लियर है सभी को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डायरेक्ट मेथड का आंसर है प्रॉब्लम नंबर 3, डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड सॉल्व करते हैं हम, पहले 3 का आंसर लिख लो। चलिए बढ़े आगे। अब इनडायरेक्ट मेथड की तरफ बढ़ते, सेम क्वेश्चन हम इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड। चलो मेरी मदद करना पड़ेगा आपको अच्छे बच्चों की तरह। अब जरा याद है ना, सेम क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड में। बताओ इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले क्या चाहिए रहता, ये सब मिटा दूं, ये सब मिटा दूं, ये रहने दो। हाँ, इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले क्या चाहिए रहता, स्टार्टिंग पॉइंट ना। अच्छा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको पता है क्या कितना है, कितना है बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 42,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 42,000, इसको लिख दूं यहाँ पे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 42,000, यस और नो, जमता है यहाँ तक, हाँ या ना।
अच्छा, उसके बाद आप बोलोगे सर ये जो डेप्रिसिएशन जो हाईलाइट किया हुआ है, ये जो डेप्रिसिएशन जो हाईलाइट किया हुआ है ये नॉन कैश है। इनडायरेक्ट मेथड में इज्जत किसको है? इनडायरेक्ट मेथड में इज्जत किसको है? कैश एक्टिविटी या नॉन, यानी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग या ऑपरेटिंग कैश? तो ये डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, इसको हटाना है। डेप्रिसिएशन को डेबिट बैलेंस है, हटाना है तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस प्रॉफिट में से लेस होने चाहिए, बट जा रहे उल्टा, तो क्या करेंगे? ऐड। तो अपन ऐड नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस कर देंगे 20,000, ऐड नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस कर देंगे 20,000। ये बॉडी में गया, ये बॉडी में गया, बोल हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ सोच समझ के जवाब देना। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आप सोच समझ के जवाब देना। मेरे सिंपल सवाल का जवाब दो, ये जो हमारा 2,20,000 का सेल है, ये पूरा का पूरा सेल है कि इसमें नॉन कैश, यानी पूरा का पूरा कैश है कि इसमें नॉन कैश एलिमेंट भी है? आपको अगर याद होगा तो डायरेक्ट मेथड में आपने सेल का अमाउंट जो लिया था, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स के नाम से 2,17,000 लिया था। आपको नहीं लगता यहाँ पे 3,000 का नॉन कैश एलिमेंट है? सोच के देख, आराम से सोच के देख, 3,000 का नॉन कैश एलिमेंट है। जैसा एम्प्लॉइज की बात करते हैं, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय एक्सपेंस आपने लिया है 29,000, यहाँ दिया हुआ है 30,000, तो ये 30,000 सिर्फ कैश है कि कैश प्लस नॉन कैश दोनों है? कैश प्लस नॉन कैश है। बट तूने जब डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन में लिया था, डायरेक्ट मेथड में हम कैश लेते, डायरेक्ट मेथड में हमने 29,000 लिया था, तो आपको नहीं लगता इसमें 1,000 का नॉन कैश एलिमेंट है? समझा के क्या बोला मैंने? तो आपको नहीं लगता इनडायरेक्ट मेथड में नॉन कैश एलिमेंट हटाने पड़ेंगे? इनडायरेक्ट मेथड में नॉन कैश एलिमेंट जैसा वहां 3,000 या 1,000 और बाकियों में भी और होंगे, ऐसे नॉन कैश एलिमेंट हटाने पड़ेंगे। बॉडी के अंदर गया क्या? हमको जब नॉन कैश एलिमेंट हटाने हैं तो सिर्फ डेप्रिसिएशन जैसे दिखने वाले आइटम हटाने हैं, कि साथ साथ में जो बाकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी नॉन कैश का एलिमेंट होता है उसको भी हटाना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी नॉन कैश का एलिमेंट हटाना है ना। सेल हो गया, डेट परचेज हो गया, सैलरी, वेजेस, जो भी आपने खर्चे किए हो या जो भी आपको इनकम रिसीव हुई है, उसमें जितना भी नॉन कैश एलिमेंट है, जितना भी नॉन कैश एलिमेंट है सब हटाना है। कैसे हटाएंगे मैं वो बताता हूँ, बट करना क्या है ये समझा क्या? कैसे हटाएंगे मैं वो बताता हूँ, बट करना क्या है ये समझा तो थम्स अप दो। हमको अब जितने भी बचे हुए एक्टिविटीज है, जितने भी बचे हुए खर्चे या इनकम है, उसमें से नॉन कैश एलिमेंट हटाना है। देखो पहले लॉजिक समझ लो, बाद में मैं बहुत सिंपल रूल में डाल दूंगा सारी चीजें, बहुत सिंपल रूल में डाल देंगे, आप बहुत फटाफट करोगे, बट पहले लॉजिक समझ लो। अब मैं अगर आपको एक सिंपल बताऊं, एक चीज बताऊं, आपने कितना बोला था? आपने क्या बोला था? सेल के अंदर में 3,000 का नॉन कैश एलिमेंट है। जिनको माल बेचते वो कौन रहते? डेटर्स और क्रेडिटर्स? जिनको माल बेचते वो कौन रहते? हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स? जवाब दो। जिनको आप माल बेचते हो कौन है? जिनको माल बेचते हो वो डेटर्स है ना, जिनको माल बेचते हो डेटर्स है। अब मेरे को बताओ, डेटर्स यानी ये ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का जरा डिफरेंस देखो तो कितना है? ओपनिंग बैलेंस है 33,000, क्लोजिंग बैलेंस है 36,000, दोनों का डिफरेंस कितना है? और आपको नहीं लगता नॉन कैश एलिमेंट आपका 3,000 ही था? सोच के देख। एक्सक्यूज मी, जैसा अगला एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आपने नॉन कैश एलिमेंट बोला 1,000। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आपने नॉन कैश एलिमेंट कितना बोला? 1,000, हाँ या ना? नॉन कैश एलिमेंट आपने बोला 1,000। देख एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का डिफरेंस कितना है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का डिफरेंस देख कितना है? 3,000 माइनस 2,000 कितना आता है क्या? 1,000। तो आपको नहीं लगता आप इन दोनों के इन डिफरेंस से आपको नॉन कैश एलिमेंट मिल सकता है? यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग के डिफरेंस से नॉन कैश एलिमेंट मिल सकता है। सोच के देख मैं क्या बोल रहा हूँ, सोच के देख मैं क्या बोल रहा हूँ, समझा क्या? तो इनडायरेक्ट मेथड में करना क्या है? इनडायरेक्ट मेथड में जितने भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश एलिमेंट है उसको अलग करना है। इनडायरेक्ट मेथड में जितने भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसके नॉन कैश एलिमेंट को अलग करना है। अगर वो नॉन कैश एलिमेंट है तो उसका इफेक्ट करंट एसेट करंट लाइबिलिटी में आया होगा। अगर वो उसमें नॉन कैश एसेट है तो रिसीवेबल बढ़ाऊंगा या पेएबल बढ़ाऊंगा, या रिसीवेबल घटाऊंगा पेएबल, जो भी है रिसीवेबल पेएबल में चेंजेस हुए होंगे। ज्यादा पैसा दे दिया, कम पैसा दे दिया, ज्यादा पैसा ले लिया, कम पैसा ले लिया, तो जो भी चेंजेस है वो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी में गए होंगे। तो अल्टीमेट एडजस्टमेंट सारी हमारी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में गई होंगी। तो मेरे को क्या नॉन कैश का एलिमेंट करंट एसेट करंट लाइबिलिटी में मिल सकता है?
तो वो नॉन कैश का एलिमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक नीचे वर्किंग नोट बनाते हैं जिसका नाम है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग नोट बन जाएगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या आएगा, कुछ नहीं, आपको डिफरेंस चाहिए ना, तो पहले लीस्ट बना ले। लीस्ट कैसी बना ले, पहले ऊपर लिख ले करंट एसेट्स, नीचे लिख ले करंट लाइबिलिटीज। बोल इन्वेंट्रीज अपना पहला है ट्रेड रिसीवेबल 33 36, ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी है आपका 17 15। मैं क्या कर रहा हूँ ये समझा क्या, ओपनिंग क्लोजिंग की लिस्ट बना रहा हूँ। इन्वेंट्री एसेट है 22,000 27,000 22,000 27,000। आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी साइड में लिख देना नीचे में 2,000 3,000। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है 5,000 5,500 5,000 5,500। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। मैंने लिस्ट बना लिया, डिफरेंस बाद में लेता हूँ ना, ये लिस्ट का डिफरेंस लेना है और डिफरेंस ऊपर एडजस्ट करना है। वो लिस्ट का डिफरेंस और डिफरेंस ऊपर एडजस्ट करना है, वो बाद में करता हूँ। अब एक मिनट, यहाँ दिया हुआ इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग। क्लास कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आउटस्टैंडिंग टैक्स का हमेशा अकाउंट ओपन होगा बिकॉज ऑफ AS3। AS3 डील्स इन कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसमें स्पेसिफिकली बोला है इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हैज टू बी एडजस्टेड सेपरेटली। क्या क्या बोला मैंने, वापस बोलो। इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हैज टू बी एडजस्टेड सेपरेटली। ये मैं बोल रहा हूँ कि AS3 बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, AS3 में लिखा है। तो अगर इसको अलग से एडजस्ट करना है तो इसका अकाउंट ओपन होगा। लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्रेडिट में 3,000, ये हो गया आपका इनकम टैक्स, क्रेडिट में ओपन हो जाएगा और डेबिट में क्लोज हो जाएगा, डेबिट में क्लोज हो जाएगा। गया क्या बॉडी के अंदर, हाँ या ना, क्लियर है? यहां तक हमने सारे अकाउंट बना लिया, हमने सारे अकाउंट बना लिए। अब 2 मिनट, अब यहां से तेरे को करना क्या है, तेरे को नॉन कैश एलिमेंट अलग करना है, तेरे को नॉन कैश एलिमेंट अलग करना है। कैसे, जस्ट सिंपली टेक द डिफरेंस। 3,000 और 36,000 तो आपको नहीं लगता, 33,000 एंड 36,000 तो 3,000 से इंक्रीज है, 3,000 से इंक्रीज है। 22 27 5,000 से इंक्रीज है। 5,000 और 5,500 500 से इंक्रीज है। ये समझ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, ये समझ रहा है क्या डिफरेंस चाहिए ना, डिफरेंस, डिफरेंस इज चेंज, डिफरेंस इज नॉन कैश एलिमेंट, डिफरेंस इज नॉन कैश एलिमेंट। 17 माइनस 15 2,000 से डिक्रीज है, 2,000 से 1,000 हो गया तो 1,000 से इंक्रीज है। बराबर, जमता यहां तक, जमता यहां तक। अब इसके इफेक्ट हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट में देने हैं, इसके इफेक्ट हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट में देने हटाने के लिए। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, लॉजिकल है, सिंपल है। इफेक्ट कैसे जाएंगे 2 मिनट सुन ले। मेरे को एक चीज बता, ये ट्रेड रिसीवेबल एसेट है ना, ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, बोल हाँ या ना। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया, ट्रेड सॉरी एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया तो फायदा या नुकसान है? एसेट बढ़ना अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है, दैट इज प्रॉफिट, राइट, दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट इनकम में ऐड होना चाहिए, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट है, भूलना नहीं। प्रॉफिट प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए, यस और नो? प्रॉफिट प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए, मगर इनडायरेक्ट मेथड में हम उल्टा जा रहे हैं ना, मगर इनडायरेक्ट मेथड में हम उल्टा जा रहे हैं तो क्या करेंगे बोल? इनडायरेक्ट मेथड में हम उल्टा जा रहे हैं तो क्या करेंगे बोल? गया बॉडी के अंदर गया, आराम से ठंडे दिमाग से सोचो, सबके जवाब मिलेंगे। अगेन मैं वापस बोल रहा हूं, इन्वेंट्री एसेट है, वापस एक बार दिमाग लगाना, इन्वेंट्री एसेट है, इन्वेंट्री 5,000 से बढ़ गई है। अगेन मैं बात कर रहा हूं, एसेट बढ़ गए अच्छी बात है बुरी बात है? एसेट बढ़ गए अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है, यानी प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए। हम जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, जवाब दे, माइनस करेंगे। बराबर है, गया बॉडी में गया। अगला अगला क्या है हमारा, प्रीपेड इंश्योरेंस। अगेन प्रीपेड इंश्योरेंस बढ़ गए 500 से। अगेन प्रीपेड इंश्योरेंस इज एसेट, एसेट बढ़े तो अच्छी बात, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बराबर है। अब जरा लाइबिलिटी में दिमाग लगा के देखो, लाइबिलिटी 2,000 से ट्रेड पेएबल कम हो गए, 2,000 से ट्रेड पेएबल कम हो गए, लाइबिलिटी कम हुई तो अच्छी बात बुरी बात? लाइबिलिटीज कम हुई तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। ये फायदा या नुकसान है? लाइबिलिटीज कम हुई तो फायदा या नुकसान है? फायदा है। तो डोंट यू थिंक फायदा प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए? मगर हम ऐड करेंगे क्या, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, लेस। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, लेस। ये रूल समझे क्या? ये रूल कल मैंने डिटेल में यही रूल समझाने के लिए कल का क्लास किया था। प्रॉब्लम नंबर 2 में हमने यही रूल समझे थे ना, इनडायरेक्ट मेथड के रूल। अरे हाँ या ना। अगला 1,000 से लाइबिलिटी बढ़ गई, आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नाम की 1,000 से लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई। अगेन मैं पूछ रहा हूं, लाइबिलिटी बढ़ गई तो अच्छी बात है बुरी बात है? लाइबिलिटी बढ़ना अच्छी बात है बुरी बात है? लॉस है ना, लाइबिलिटी बढ़ी मतलब लॉस है, लॉस माइनस होना चाहिए, मगर हम जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे,
जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे हम, ऐड खत्म। ये इफेक्ट ऊपर ला जाकर दे दो, ये इफेक्ट ऊपर ले जाकर दे दो, ले जाकर दे दो मतलब यहाँ पे एक कॉलम बन जाएगा आपका। कहाँ गया वो एरो, ये आपका एक हेड बन जाएगा, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में मैं इफेक्ट दे रहा हूं, देख कैसा कैसा स्टेटमेंट अगर लिखना है तो कैसा लिखना है, लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 3000। क्या बोला मैंने, लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 3000। स्टेटमेंट कैसा बना है समझा क्या, लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 3000, वही लिखा है वहां पे। दूसरा स्टेटमेंट कैसा बनेगा, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री 5000। समझ रहा है क्या स्टेटमेंट कैसे बन रहे, लेस इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस 500। देखो ये हो गए तीन स्टेटमेंट। अगला, लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल 2000, लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल 2000 गया बॉडी के अंदर। एड इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 1000, एड इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट 1000 गया बॉडी में, गया बॉडी में, हाँ या ना। तो आपको नहीं लगता ये सारी ऐसी हरकत करके आपने नॉन कैश एलिमेंट, जितने भी आपके नॉन कैश एलिमेंट है वो सब अलग कर दिए, जितने भी नॉन कैश एलिमेंट है वो एडजस्ट कर लिए, जितने भी नॉन कैश एलिमेंट है वो एडजस्ट कर लिए। बोल हाँ या ना, बोल यस और नो। ठीक है, एक बार यहां कर लिया, अब इनकम टैक्स को बैलेंस कर लो। अच्छा नहीं, इनकम टैक्स बैलेंस करने से पहले आपको नहीं लगता इनकम टैक्स का अकाउंट बना है तो इनकम टैक्स यहाँ डेबिट है, इनकम टैक्स यहाँ डेबिट है तो इनकम टैक्स यहाँ क्रेडिट होगा ना। अकाउंट बनाया तो पूरा बना ना, अकाउंट बनाया तो पूरा बना। इसका डिफरेंस निकाल लो, अब कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर। ये आपने इनकम टैक्स डायरेक्ट मेथड में बनाया था ना, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 3 देना था, 10 इस साल का खर्चा है, 2 ही देना बाकी है तो 13 दे देना था, तो कितना 11000 का बैलेंसिंग फिगर ये कैश में पे किया है ना हमने। एज पर AS 3 इनकम टैक्स पेड हैज टू बी शोन सेपरेटली, वो नीचे में अलग से दिखना चाहिए, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड अलग से दिखना चाहिए। हो गया, इसको बैलेंस कर लो। अब आप इसको बैलेंस कर लो, 42 + 20 ये कितना होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 62,000 प्लस 10,500 सॉरी माइनस 10,500 प्लस 1000, ये आ गया 52 माइनस 11 आ रहा है क्या, बराबर 41,500। एंड दैट 41,500 इज नथिंग बट यही है ना, ये और ये अलग अलग आए कि सेम आए, जवाब दो। चाहे आप डायरेक्ट मेथड फॉलो करो चाहे आप इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करो, आंसर अलग आता है कि सेम आता है, आया क्या, सेम आया क्या, आई क्या, मजा आई क्या। कौन सा मेथड आसान है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में लेजर अकाउंट कम बनाना है, एक सिंपल वाले रूल से पटपट पटपट इफेक्ट आ जाते हैं। लेजर अकाउंट कम बनाना है, एक सिंगल रूल से पटापट अकाउंट बन जाते हैं। छाप लो, छाप लो इसको। आप में से CBSE वाले कितने, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको था ना 12th में, ठीक है। जमता था, टैली होता था क्या, आज होगा, ठीक है, अब होगा, अब होगा। अच्छा, व्हाट यू हैव लर्न इन स्टैंडर्ड 12th एंड व्हाट आई एम टीचिंग राइट नाउ, फर्क लग रहा क्या उसमें कुछ है फर्क है बोले, है ना। ले लिया इसका सेकंड का स्क्रीनशॉट, ले लिया आपने सेकंड वाले का। चलो बढ़े क्या आगे, बढ़े क्या आगे, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना, हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ी, हमने इनडायरेक्ट मेथड पढ़ी। आप क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आइदर यू कैन यूज डायरेक्ट मेथड, आइदर यू कैन यूज इनडायरेक्ट मेथड। एक बार इसकी समरी बना लेते, एक बार इसकी समरी बना लेते, जो अभी हमने पढ़ा ना उसका मैं समरी बना रहा हूँ। देख समरी कैसा, ये डायरेक्ट मेथड है, इधर में अपन लिखेंगे इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फॉर्मूला, एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला है ना, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, याद है क्या, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो भी कौन सा, एक तो आपका कैश सेल इनफ्लो है, साथ ही साथ में आपको नहीं लगता कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स यानी कस्टमर्स भी इनफ्लो है यहाँ पे,
या तो कैश सेल ले लो या तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ले लो। आउटफ्लो में क्या हो जाएगा, कैश परचेजेस या कैश पेड टू सप्लायर्स, दोनों में से कुछ, कुछ क्वेश्चन में वो, कुछ क्वेश्चन में वो। और साथ साथ में लेस कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग को इज्जत देते क्या ये लोग, ये किसको इज्जत देते, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इज्जत देते। इससे क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस कर लो, बिफोर टैक्स बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या है मैं बताऊंगा बाद में, चौथे पांचवें क्वेश्चन में पढ़ेंगे हम। एड लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कर दूंगे तो आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिलता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का अभी टेंशन मतलब मैंने सिखाया नहीं हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम छोड़ के बाकी चीज समझी क्या समरी में। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं जरा ध्यान दें, इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अभी के लिए छोड़ दे, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में से क्या करते हैं हम, ऐड, देख एक्सपेंसेस इसमें ऐड होने चाहिए लेस होने चाहिए, एक्सपेंसेस प्रॉफिट में से लेस होने चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, ऐड। इनकम प्रॉफिट में से, इनकम प्रॉफिट में ऐड होनी चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, लेस, लेस नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम। इससे क्या मिल जाएगा आपको, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्ट करोगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में 4 एडजस्टमेंट हो सकते हैं, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, बराबर है ना। इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, कितने एडजस्टमेंट हो सकते हैं, 4। बताओ इंक्रीज इन एसेट, एसेट बढ़ा है तो फायदा है नुकसान है, ऐड होना चाहिए, मगर हम जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, अच्छा एसेट कम हुआ है तो फायदा या नुकसान है, नुकसान है, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, ऐड, डिक्रीज इन एसेट। लाइबिलिटीज बढ़ी है, लाइबिलिटीज बढ़ी है तो फायदा या नुकसान है, जिम्मेदारी बढ़ी ना, लाइबिलिटी नुकसान है, ऐड या लेस, ऐड, बट जा रहे उल्टा नहीं, एक मिनट सुन ले 2 मिनट, नुकसान है, नुकसान प्रॉफिट में से लेस होना चाहिए, मगर जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, ऐड। अच्छा लाइबिलिटीज कम हुई तो फायदा है, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे। आई होप आपको चारों एडजस्टमेंट समझ में आए, चेंजेस इन कैपिटल, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इससे आपको मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एडजस्ट कर लो तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। आपने आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन और नॉट, ये जो आइटम है दोनों सेम ही आएंगे, अल्टीमेटली आपका ये कैलकुलेशन सेम ही आने वाला है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दोनों में सेम ही आता है, क्योंकि ये सेम ही आता है ना, बाद में लास्ट में ये सेम आता था ना, याद है क्या, पक्का गया बॉडी के अंदर गया ये यहां तक। अब हाँ मालूम है मेरे, आपके दिल में बहुत सवाल उठेंगे कि सर एमसीक्यू में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। एमसीक्यू में क्या करेंगे, वो नेट प्रॉफिट दे देंगे आपको, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के कुछ एडजस्टमेंट दे देगा, एक आध एडजस्टमेंट इसका दे देगा, वो बोलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालो, वो कैलसी पे निकल जाता, उसके लिए आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, कैलसी पे निकलता, आपको पता है नेट प्रॉफिट ऐड होगा, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल प्लस माइनस होंगे, पट प्लस माइनस कर, एक्सपेंसेस ऐड होंगे और इनकम माइनस होंगे, निकल जाता आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते, ये सॉल्व करने का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, ये सॉल्व करने का क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, आइदर डायरेक्ट मेथड आइदर इनडायरेक्ट मेथड, दोनों भी आ सकते हैं, समझा क्या। नहीं बेटा एक चीज समझो, अगर मेंशन नहीं भी किया रहा तो आपको नहीं लगता कि डायरेक्ट मेथड में आपको सेल चाहिए, डायरेक्ट मेथड में आपको परचेजेस चाहिए, या कैश पेड टू सप्लायर, कस्टमर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए, और इनडायरेक्ट मेथड में आपको नेट प्रॉफिट चाहिए, तो क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट दिया है और सेल परचेज नहीं दिया है तो कौन सी मेथड लगेंगी, नेट प्रॉफिट दिया है सेल परचेज नहीं दिया है तो कौन सी मेथड लगेंगी। मैं चाहकर भी डायरेक्ट लगा सकता हूँ क्या, मैं चाहकर भी डायरेक्ट लगा सकता हूँ क्या। और अगर वहां पे मान लो सेल परचेज दिया हुआ और नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो क्या मैं डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट लगा सकता हूँ क्या, नहीं लगा सकते ना। तो वो डिपेंड करता है इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि उस पर निर्भर करता है कि हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे कि इनडायरेक्ट मेथड लगाएंगे। जमता क्या यहां तक, तो आपको आनी दोनों चाहिए, डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा एक मिनट सुनो ना, एक शॉर्टकट बताओ, एक शॉर्टकट बताओ मैं अभी आपको, मैंने आपको बोला था ना एक कृष्णा सर मेथड पढ़ाऊंगा मैं जो डायरेक्ट मेथड का शॉर्टकट है। कौन से मेथड का शॉर्टकट है, डायरेक्ट। अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड में लई पूरे लेजर अकाउंट बनाए थे, आपने डायरेक्ट मेथड में लय पूरे लेजर अकाउंट बनाए थे, येस और नो, हाँ या ना बोल, येस और नो बोल, ठीक है। मैं क्या शॉर्टकट बोल रहा हूँ थोड़ा लॉजिकली बॉडी के अंदर डाल के देखना, नहीं समझा तो आवाज, हम
क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे उसके बाद में, नहीं समझा तो मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। मैं सिंपल एक चीज आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये एक चीज ये पूछ रहा हूँ, सेम क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा करूं, सेम क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा करूं, जितने भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, जितने भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ये जितने भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दीज आर ऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बोल हाँ या ना। जितने भी मैंने हाईलाइट किए कौन सी एक्टिविटीज है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब मेरे को बता, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश है, नॉन कैश है कि कैश नॉन कैश दोनों है? दोनों है ना, कैश एज वेल एज नॉन कैश है। अगर मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? अगर मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या कि हम इनडायरेक्ट मेथड में इनफ्लो माइनस आउटफ्लो लेंगे, बट हम ले लेंगे टोटल सेल एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब आपने जब टोटल सेल लिया एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको नहीं लगता आपने कैश प्लस नॉन कैश दोनों ले लिया? कैश और नॉन कैश दोनों ले लिया, बॉडी के अंदर डाल, हाँ या ना? जबकि कैश फ्लो में सिर्फ कैश आना चाहिए, नॉन कैश नहीं आना चाहिए। डायरेक्ट मेथड में सिर्फ कैश आना चाहिए, नॉन कैश नहीं आना चाहिए, ठीक है। आउटफ्लो में भी आपने कैश टोटल परचेजेस ले लिए, कैश प्लस नॉन कैश, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, ले ले। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी तू पूरे ले ले, कैश प्लस नॉन कैश। फॉर्मूला वही है जो फॉर्मूला ऊपर था, बस फर्क इतना था, यहां पे हम स्पेसिफिकली कैश वाले लेते थे, अभी यहां पे मैंने कैश वाले लिया है कि कैश नॉन कैश दोनों ले लिया है। तो कैश नॉन कैश अगर आपने दोनों ले लिया, अब इसमें से अगर मैं नॉन कैश हटा दूंगा, अगर इसमें से मैं नॉन कैश हटा दूंगा, इसमें से नॉन कैश हटा दूंगा तो कैश बचेगा क्या? अब इसमें से अगर मैंने नॉन कैश हटा दिया तो कैश बचेगा क्या? और नॉन कैश कैसे हटाते, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया आपको। नॉन कैश हटाने के लिए क्या है, इन लोगों का डिफरेंस ले सकते ना बेटा। आपने जब ये किया था, ये वर्किंग कैपिटल एडजस्ट किया था, तो आपने नॉन कैश एलिमेंट जो था वही कैलकुलेट किया था ना। अभी थोड़ी देर पहले लॉजिक बताया, ये नॉन कैश एलिमेंट एलिमिनेट करते ना। अरे बाबा, इसको नॉन कैश एलिमेंट एलिमिनेट करते, तो आपको नहीं लगता अगर मैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के इफेक्ट दे दूं, वो चारों इफेक्ट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के इफेक्ट दे दूं, तो नॉन कैश एलिमेंट हट जाएंगे, नॉन कैश एलिमेंट हट जाएंगे, तो आपका क्या मिल जाएगा? आपका क्या मिल जाएगा? बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अलग से एडजस्ट कर लो, तो आपको मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डाउट है क्या? करके देखते क्या हमारा आंसर अल्टीमेटली 41,500 आता है क्या? कितना आ रहा था आंसर? 41,500। करके देखते। डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट, मैं लेजर नहीं बना रहा। वैल्यूअर को थोड़ी पता आपने लेजर बनाया कि नहीं बनाया, सोच के देख। वैल्यूअर को पता चलेगा क्या? नहीं, अपन वही ले रहे, फॉर्मूला है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, बट इनफ्लो क्या लेंगे? इनफ्लो क्या लेंगे? मैं ऐसा मुर्गियों जैसा चुनूंगा कि सब ले लेने का। कितना है? 2,20,000 पूरा ले लिया हमने। ये कैश है कि नॉन कैश है कि दोनों है? इसमें दोनों है। आउटफ्लो के अंदर में ये भी ले ले, 1,20,000 पूरा ले लिया, 1,20,000। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ये भी पूरा ले ले, 30,000। इंश्योरेंस भी पूरा ले ले, 8,000। इसमें कैश नॉन कैश दोनों मिला के है। अब आपका कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट आ गया 62,000। इसमें से वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट एडजस्ट कर ले। अभी सिखाया मैंने आपको करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। बोल तो करंट एसेट्स क्या क्या है? करंट एसेट्स में क्या क्या है? ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है 33, 36। ट्रेड पेएबल 17, 15 लायबिलिटी। इन्वेंट्री हो गई आपकी, इन्वेंट्री कितनी है? 22, 27। आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 2,000, 3,000। और इंश्योरेंस पेड 5,000, 5,500। इनकम टैक्स यहाँ भी अलग से एडजस्ट होगा, तो इनकम टैक्स चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में आएगा कि इनकम टैक्स का अकाउंट अलग से बनेगा? इनकम टैक्स चेंज अलग से बनेगा, तो इनकम टैक्स का अकाउंट 3,000, 2,000 करके यहाँ हम सेपरेटली ओपन कर देंगे। इनकम टैक्स अकाउंट 3,000 और 2,000। ये बॉडी में गया है तो थम्सअप दे दो, ये बॉडी में गया है तो थम्सअप दे दो। यहाँ तक समझा? ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे कैश प्लस नॉन कैश दोनों ले लिया। मैंने यहाँ पे कैश प्लस नॉन कैश दोनों ले लिया, यहाँ भी मैंने कैश प्लस नॉन कैश दोनों ले लिया। अब इसमें से मेरे को नॉन कैश एलिमेंट हटाना है। नॉन कैश एलिमेंट हटाना है मतलब नथिंग बट वी हैव टू डू द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ले निकाल, डिफरेंस कितना है? 3,000 का इंक्रीज, 5,000 का इंक्रीज, 500 का इंक्रीज, 2,000 का डिक्रीज, 1,000 का इंक्रीज। एसेट बढ़े, जवाब दे। एसेट बढ़े, फायदा या नुकसान?
एसेट बढ़े तो फायदा, फायदा ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? अगेन ये भी, अब एक 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 पता चल गया तो बाकी पता चल जाएंगे ना। अरे सारे इंक्रीज इन एसेट लेस ही होंगे। लाइबिलिटी में दोबारा दिमाग लगा लो, लाइबिलिटी में दिमाग लगा लो, लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज कम हुई, फायदा या नुकसान है? फायदा है, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? अच्छा, अगर लाइबिलिटीज एक लेस डिक्रीज लेस है तो इंक्रीज क्या होगा? डिक्रीज लेस है तो इंक्रीज क्या हो जाएगा? ऐड। समझाया तो थम्स अप दो, समझाया तो थम्स अप दो। ये कराया ना अभी, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का चार्ट अभी हमने इसके पहले इनडायरेक्ट मेथड में बनाया। ये इफेक्ट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के ऊपर ले जाकर दे दो। कैसा? लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 3000, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री 5000, लेस इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस 500, लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल 2000, एड इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 1000। हो गया? इसका इफेक्ट दे दो अभी। 72 माइनस 10,500 प्लस 1000 आ रहा है 52,500। इनकम टैक्स पी एंड एल से जो था, इनकम टैक्स पी एंड एल 10,000, वहां डेबिट यहाँ क्रेडिट, इसको बैलेंस करो। इनकम टैक्स आता है आपका कुछ समवेयर अराउंड 11,000, 11,000 इनकम टैक्स पेड माइनस कर लो। आ रहा है क्या बराबर 41,500? मेरे को एक चीज बताओ, वो 41,500, ये 41,500, दोनों अलग अलग आया कि सेम ही आया? तो क्या हम डायरेक्ट मेथड में ये तरीका वापर सकते हैं क्या? वैल्यूअर को थोड़ी पता चलेगा आपने अकाउंट नहीं बनाया, वैल्यूअर को पता चलेगा क्या कि आपने अकाउंट नहीं बनाया? वैल्यूअर को तो अल्टीमेटली 41,500 से मतलब है ना। तो क्या मैं अकाउंट बनाऊं कि यहां पर भी शॉर्टकट लगा सकता हूं? डायरेक्ट मेथड में अकाउंट बनाने की जरूरत है कि हम शॉर्टकट लगा सकते हैं? बॉडी में गया है क्या डायरेक्ट मेथड का शॉर्टकट? हाँ या ना? आता है आंसर उससे भी? तो मैंने डायरेक्ट को भी इनडायरेक्ट के तरीके से सॉल्व किया, डायरेक्ट के मेथड के क्वेश्चन को भी हमने इनडायरेक्ट मेथड के तरीके से सॉल्व किया है। जहां पे हमने लिया इनफ्लो आउटफ्लो ये, बट अलग से वो पूरा ले लिया, कैश नॉन कैश दोनों ले लिया, फिर नॉन कैश का एलिमेंट अलग कर दिया। ये नॉन कैश का एलिमेंट अलग कर रहे हो ना आप, ये जो आप अलग कर रहे हो, ये क्या एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट अलग कर रहे हो? नॉन कैश का एलिमेंट। नॉन कैश का एलिमेंट अलग करके आपको क्या मिल गया? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। छाप लो। डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट है, आप इसको कृष्णा सर मेथड भी बोल सकते हो, ठीक है? जमता है। फर्स्ट हाफ का स्क्रीनशॉट ले लिया है, सेकेंड हाफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये चार्ट आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, बट फिर भी बना लो एक बार और। एक बार मेरे को एक चीज बताओ, कॉन्फिडेंट हो क्या जो आपने पहले पढ़ा और जो अभी पढ़ा उसमें कोई फर्क महसूस हो रहा है क्या? क्रैश बैच है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझाया थम्स अप दो। आर यू कॉन्फिडेंट? जितने लोग सोच रहे थे हम कैश फ्लो ऑप्शन में छोड़ेंगे, अभी छोड़ोगे कि करके आओगे? अभी करके आओगे ना? अब लेवल बढ़ाओ, डिफिकल्टी की लेवल बढ़ाओ हल्की सी। एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स के बारे में समझे क्या? अच्छा, उसके पहले आप एक काम करो ना, ये जो पूरा समरी है इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास रिकॉर्ड में रहे। ये जो समरी है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ना। दो मेथड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड का शॉर्टकट भी है। हाँ हाँ, सब अपलोड होगा, सब अपलोड होगा बेटा, पोर्टल में सब अपलोड होगा। अभी तक कितने वीडियोस अपलोड हो गए पोर्टल में? है ना? तो ये भी हो जाएंगे, डोंट वरी, हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आज शाम तक के आपके, कल तक लेक्चर्स पूरे अपलोड हो जाएंगे। ये वाले को 2 दिन देना, 2 दिन में ये भी अवेलेबल हो जाएंगे वहां पे। यस, सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। डन। सर ये फॉर्मेट नोट्स में है क्या? आंसर है नहीं।
कुछ चीज़ें मैं नोट्स में नहीं देता हूँ ना, कुछ चीज़ों के लिए क्लास भी तो अटेंड करना चाहिए। अगर मैं हर चीज़ नोट्स में दे दूँ तो कैसा, तो आइडिया अच्छा है, अगली बार डाल दूंगा नोट्स में। क्या है, कुछ चीज़ें मैं क्लास में पढ़ाता, वो नोट्स में मैं फॉर्मेट नहीं लिखता, फिर क्या है बच्चे सिर्फ फॉर्मेट रट लेते और बाद में बोलते कृष्णा सर के नोट्स बर्बाद है। तूने फॉर्मेट लॉजिकली समझा ही नहीं, तू रट रहा है, तो देखो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने डाला नहीं नोट्स में। डाल देंगे, देखेंगे, अभी तो नहीं है, अभी फिलहाल नोट्स में नहीं है वो। चलो प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ बढ़े, प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ बढ़े, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं बेटा, प्रॉब्लम नंबर 4 के अंदर में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, इनकम टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अब एक बार हम समझते, क्योंकि ये देखा गया है कि इंस्टीट्यूट कई बार इनकम टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पे ही क्वेश्चन पूछ लेता, क्योंकि बच्चे पढ़ के नहीं जाते। इनकम टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पे क्वेश्चन पूछ लेता, क्योंकि बच्चे इसको बहुत इग्नोर करके जाते। तो थोड़ा अभी इनकम टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे कंट्रोल लाने की हम कोशिश करेंगे इस आने वाले 1 घंटे में। तो शुरू करूं मैं, शुरू करूं, रेडी रेडी रेडी। इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? इनडायरेक्ट मेथड स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है, एक बार बोल दो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता? थैंक गॉड आपने नेट प्रॉफिट नहीं बोला, आपने पूरा बोला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें क्या होगा मेरे को पता, खर्चे ऐड होने चाहिए, लेस होने चाहिए, यानी वैसे होने चाहिए लेस, बट जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, ऐड। इनकम प्रॉफिट में ऐड होनी चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, 4 चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट है, उसमें इनकम टैक्स अलग से माइनस कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये मोटा मोटा स्टेप्स हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने का। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, इनकम टैक्स में कंट्रोल ला लेंगे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पे कंट्रोल ला लेंगे, तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो जाता। अब जरा ध्यान देंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको निकालना है। इन्फॉर्मेशन जरा ध्यान से पढ़ना, जरा ध्यान से पढ़ना, और हाथों हाथ मार्क करते चलो, क्या नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग को मार्क करते चलो, बोलो हाँ या ना। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 50,000, अदर इनकम है, अदर इनकम में आपको नहीं लगता अदर इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2,000। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट मेथड भी फॉलो कर सकते हो, इनडायरेक्ट भी कर सकते हो, कौन सा बेटर है, डायरेक्ट यूज करे कि इनडायरेक्ट यूज करे, बोलो। इनडायरेक्ट करे इजी जाता है, इनडायरेक्ट करे इजी जाता है, इनडायरेक्ट ही करो, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट में क्या लेजर वेजर बनाने पड़ेंगे, बट सर डायरेक्ट में हाइब्रिड मेथड भी तो यूज कर सकते हो। इनडायरेक्ट पे पहले कमांड ला ले, इनडायरेक्ट पे कमांड ला ले, फिर हाइब्रिड मेथड यूज कर लेना। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, जोर से बोल बेटा, क्या मैं बोला ना, हाइब्रिड मेथड भी होता है, हाइब्रिड मेथड भी यूज होता है, हाइब्रिड मेथड भी आप यूज कर सकते हो, बट हाइब्रिड मेथड यूज कर या इनडायरेक्ट मेथड यूज कर एक ही बात है। अरे बाबा, जो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इनडायरेक्ट मेथड में भी बनता, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कृष्णा सर मेथड में भी बनता, बस फर्क उतना है कि वहां इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करते कृष्णा सर मेथड में, इनडायरेक्ट मेथड में आप नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश लेते, इनडायरेक्ट मेथड में क्या लेते, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश। तो इनडायरेक्ट और वो दोनों में मेहनत सेम ही है ना, इनडायरेक्ट और कृष्णा सर मेथड में मेहनत सेम ही है ना, हाँ या ना। तो मैं इनडायरेक्ट मेथड से ही करता ना, जो मेथड जो क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल की बुक से सॉल्व हो सकता है उसको जबरदस्ती दूसरी मेथड से सॉल्व करके कोई मतलब है क्या, तो इसलिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। आप चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे वो भी कर सकते हो। अच्छा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश हो गया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ये छोड़ दो, डिप्रिसिएशन एंड गुडविल अमोर्टाइजेशन ये भी नॉन कैश है ना, रेंट नहीं, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन कैश नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है, बराबर है यहां तक। अच्छा, ऊपर इनकम नीचे एक्सपेंसेस, इसको माइनस करोगे तो टोटल प्रॉफिट आएगा। अब आपने आई डोंट नो वेदर यू हैव वॉच इट नॉट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा हुआ है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा हुआ है, वाई आफ्टर टैक्स, बट सर टैक्स तो दिखना नहीं रहा, नहीं टैक्स ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, अब इसने टैक्स अलग से दिखाया नहीं है, बट आपको नहीं लगता प्रोविजन फॉर टैक्स अलग से जा चुका है, प्रोविजन फॉर टैक्स अलग से जा चुका है, बोल हाँ या ना। और साथ ही साथ में देख, इनकम टैक्स रिफंड भी एक टैक्स से रिलेटेड आइटम है ना, इनकम टैक्स रिफंड भी टैक्स से रिलेटेड आइटम है, बोल हाँ या ना।
तो मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या कि ये जो 2,000 रुपए का प्रॉफिट है उसमें ये 8,000 और 3,000 की इफेक्ट आए हुए है। ये जो 2,000 रुपए का प्रॉफिट है उसमें वो 8,000 और 3,000 की इफेक्ट आए हुए है। अगर मैं ऐसा बोलूं तो मैं सही हूं या गलत हूं? है ना? ये जो 2,000 है इसमें 3,000 और 8,000 के इफेक्ट आए हुए, बस इतना ध्यान रखो, अभी इतना ध्यान रखो। तो क्वेश्चन में हमको स्टार्टिंग पॉइंट क्या चाहिए रहता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए रहता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए रहता है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो आपको नहीं लगता कि टैक्स के इफेक्ट हटाने पड़ेंगे, ये टैक्स के इफेक्ट एलिमिनेट करने पड़ेंगे? अच्छा, 2,000 में से अगर मैं 8,000 का खर्चा हटाऊंगा, खर्चा है, प्रॉफिट में से मैं खर्चा हटाऊंगा, हटाने के लिए क्या करेंगे? वाई से माइनस होना चाहिए, बट हटा रहे मतलब उल्टा जा रहे हैं ना, तो उल्टा जाने के लिए क्या होगा? है ना, बराबर है, ये ऐड होगा। समझा क्या बोला? ये 2,000 का खर्चा में 2,000 प्रॉफिट में से 8,000 का खर्चा अगर मैं हटा दूंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, ऐसा अगर मैं उल्टा जा रहा हूं तो। उसी तरह ये इनकम टैक्स रिफंड है, इनकम टैक्स रिफंड इनकम है, प्रॉफिट में से इनकम का इफेक्ट हटाऊंगा तो प्रॉफिट क्या होगा? तो ये 3,000 रुपए माइनस होंगे, ये 3,000 रुपए माइनस होंगे। तो अगर ये 2,000 में मैं 8,000 और 3,000 अगर एडजस्ट कर लूंगा तो क्या मेरे को प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा? 2,000 में 8,000 और 3,000 अगर मैं एडजस्ट कर लूंगा तो क्या मेरे को प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा? जवाब दो। जितने लोग हमारे सीबीएसई वाले हैं बेटा, आप लोग ये वर्किंग नोट में करते थे, ये कैलकुलेशन आप वर्किंग नोट में करते थे, अगर आपको याद होगा तो। और इसकी वजह से बहुत दिमाग खराब होता था कि सर ऐसा टैक्स का अलग अलग एडजस्टमेंट करते, फिर वहां लेके आते वगैरह आते, बहुत दिमाग खराब होता था वो टाइम पे। मैं आपको इसका एक सही तरीका, सही फॉर्मेट बताऊंगा, उसमें डाल दो, आपसे गलती नहीं होगी। उस फॉर्मेट में डाल दो, आप कभी गलत नहीं करोगे। वो क्या है मैं बताता हूँ बाद में, बट नीचे आ जाओ। नीचे आपको नहीं लगता ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, प्रोविजन फॉर टैक्स, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, प्रोविजन फॉर टैक्स, रेंट पेबल, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्री, ये सब हमारा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है। ये सब हमारा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है। बोल हाँ या ना, बोल यस और नो। चला जा। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट ले लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना चाहिए? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बट हमको बिफोर टैक्स पता है कि क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। कोई बात नहीं, तो एक बार का आफ्टर टैक्स ले ले। आफ्टर टैक्स में मैं कैलकुलेशन करके बिफोर टैक्स निकाल सकता हूँ ना? आफ्टर टैक्स में मैं कैलकुलेशन करके बिफोर टैक्स निकाल सकता हूँ। बोल हाँ या ना। कैसे करेंगे मैं बाद में बताता हूँ, कैसे करेंगे मैं बाद में बताता हूँ। दूसरा, पहले चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का चार्ट बना ले। क्या पहले चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का चार्ट बना ले? अभी ताजा ताजा है दिमाग में, ताजा ताजा है। चला जा, नीचे आ जा। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में क्या है? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। पहला आइटम है प्रोविजन फॉर टैक्स। डोंट यू थिंक प्रोविजन फॉर टैक्स का अलग से अकाउंट ओपन होता है? प्रोविजन फॉर टैक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, भाई प्रोविजन फॉर टैक्स का अलग से अकाउंट ओपन होगा। AS3 में बोला हुआ है। कहां बोला हुआ है ये? AS3। ठीक है। रेंट पेएबल लाइबिलिटी है, रेंट पेएबल लाइबिलिटी है 2,000 2,500। ट्रेड पेएबल 21-25, इन्वेंट्री नहीं, ट्रेड पेएबल का ट्रेड रिसीवेबल 15-21 और इन्वेंट्री है 25-22। हो गया ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। बोल हाँ या ना। अच्छा, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इसके इफेक्ट बाद में भी कैलकुलेट कर सकते हो, अभी मैंने पोस्ट कर दिया। अब यहां से मेरे को एक चीज बता, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग करना है, बट उसके पहले हमारे को प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए ना। अपने पास में आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, अपने को कौन सा वाला प्रॉफिट चाहिए? तो आपको नहीं लगता ये 8,000 और 2,000 जो हाईलाइटेड है वो आइटम एलिमिनेट करने पड़ेंगे हमको? जो हाईलाइटेड है वो आइटम्स हटाने पड़ेंगे, हाँ या ना? तो खर्चा हटाना है, प्रॉफिट में से 2,000 रुपए का खर्चा हटाना है। देख, प्रॉफिट में से एक्सपेंस होने चाहिए लेस, जा रहे उल्टा, तो क्या कर देंगे? कर दो ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रॉफिट में से इनकम हटाना है, प्रॉफिट में से इनकम हटाना है। क्या बोला मैंने बेटा, वापस बोलो। प्रॉफिट में से इनकम हटाना है। इनकम हटाने के लिए प्रॉफिट में इनकम ऐड होनी चाहिए, हटाने के लिए क्या करेंगे? हटाने के लिए क्या करेंगे? लेस। तो 2,000 माइनस 3,000 प्लस 8,000 करोगे तो आपको क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7,000 रुपए मिल सकता है, नहीं मिल सकता? अब अगर आपने एक बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7,000 ला लिया तो ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन जैसा ही हो गया। ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन जैसा ही हो गया, जिसमें आप ऐड करोगे नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस, लेस कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम, है ना?
नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम, और उसमें क्या एडजस्ट कर लोगे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो क्या आपको पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल सकता है, नहीं मिल सकता है? शुरू करें। समझा क्या कैसे किया हमने? ये 7,000 रुपए कैसे निकाला, ये समझा क्या? अब मैं आपको बता दूं, जो सीबीएसई वाले मेरे बच्चा लोग हैं, आप लोग ना ये वर्किंग नोट में बनाते थे। आप लोग ये वाला जो कैलकुलेशन है वर्किंग नोट में करते थे, याद करो, हाँ या ना? अब मेरे को बताओ, मैं यहाँ ये वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करके 7,000 रुपए लाऊं, फिर ये 7,000 रुपए को ऊपर ले जाओ, उससे अच्छा फॉर्मेट में ही डाल दो, कोई दिक्कत है क्या? कि अगर आपके पास में आफ्टर टैक्स स्टार्टिंग पॉइंट दिया है तो आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, आपको अगर बिफोर टैक्स स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो आप बिफोर टैक्स स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, कोई भी रहे। आफ्टर टैक्स है तो कुछ एडजस्टमेंट होके बिफोर पे आ जाना, बिफोर टैक्स है तो वहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर देना, बिफोर टैक्स है तो वहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर देना। तो अलग से वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है कि हम वहीं एडजस्ट कर सकते हैं? कर सकते ना वहीं एडजस्ट, बोल हाँ या ना? जिनके दिमाग में कंफ्यूजन, जिनको कंफ्यूजन नहीं हो, बेटा यही फॉर्मेट है, ऐसा ही करना है आपको, ठीक है? अब आ जाओ, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं, क्या बोलते हैं हम इसको, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। बोल बेटा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इनकम है, लेस होनी चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, सॉरी, इनकम है ऐड होनी चाहिए, प्रॉफिट में प्रॉफिट ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, लेस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। डेप्रिसिएशन खर्चा है, माइनस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे, ऐड। गुडविल अमोर्टाइजेशन खर्चा है, होना चाहिए लेस, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, ऐड। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी खर्चा है, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे, ऐड। जब तक यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में आप डिफरेंस निकाल लो फटाफट, 15 और 21, 6,000 का इंक्रीज है, 3,000 का डिक्रीज है, 500 का इंक्रीज है, 4,000 का इंक्रीज है, गया बॉडी के अंदर। मेरे को एक चीज बताओ, आप लोगों के रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल है ना, एसेट, एसेट बढ़े तो अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है, ऐड होना चाहिए, मगर हम जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, हम जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे, लेस। अगला, एसेट्स, अगर अगर करंट इंक्रीज इन एसेट लेस होता है तो डिक्रीज क्या होगा, आप चाहो तो इसके लिए भी रूल बना सकते हो ना, आप चाहो तो इसके लिए भी रूल बना सकते हो, नहीं ढूंढ सकते हो ना कि एसेट्स कम हुए तो बुरी बात है, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो ऐड, ऐसा भी कर सकते हो, बट जुगाड़ भी लगा सकते हो। अच्छा, लाइबिलिटीज बढ़ी तो फायदा है नुकसान है, लाइबिलिटीज बढ़ी है तो फायदा या नुकसान है, नुकसान है, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, ऐड, ये भी ऐड, ये भी ऐड, गया बॉडी के अंदर, गया बॉडी के अंदर, हाँ या ना? ठीक है, इसके इफेक्ट दे दो ऊपर, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कैसा, लेस, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 6,000, फिर ऐड डिक्रीज इन इन्वेंट्री 3,000, ऐड इंक्रीज इन रेंट पेएबल 500, ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल 4,000, दैट्स इट। ऊपर से इसको सॉल्व करते हुए ला लो, कितना है ये, 7,000 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 2 15,000, माइनस 6 प्लस 7.5 16,500। अब इसमें से इनकम टैक्स अलग से माइनस होता है ना, अब इनकम टैक्स पेड कितना है वो निकालना पड़ेगा। मेरे को एक चीज बताओ, ये जो P&L में डेबिट होता है, ये इनकम टैक्स पेड होता है कि क्रिएटेड होता है? ये जो P&L में डेबिट होता है, ये पे किया हुआ है कि हमने क्रिएट किया हुआ है? क्रिएटेड है ना, ये खर्चा बुक होता है। P&L में जो डेबिट होता है उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स, और जब आप पे करोगे तब एंट्री क्या होंगी, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। पे करते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं होता, वो डेबिट कहाँ होता है, इनकम टैक्स में। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुआ है वो क्रिएटेड है, यानी यहाँ डेबिट, इनकम टैक्स में क्रेडिट, बोला ना। ये एंट्री क्या हुई इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स, कितना हुआ ये, 8,000 है ना। अब इसको जब तू बैलेंस करेगा, 8,000 को तू बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करेगा तो तेरा बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है बेटा, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 5,000 रुपए। तो एक्चुअली 5,000 रुपए का टैक्स पे किया है, 5,000 रुपए का टैक्स पे किया है, तो एंट्री क्या होंगी इसकी, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट। 5,000 रुपए का टैक्स पे किया है तो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश है 5,000 रुपए, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश है 5,000 रुपए। ये समझा क्या, ये समझा क्या, अभी गया क्या बॉडी के अंदर ये, यस और नो, पक्का श्योर? तो ये जो है
यहां जो इफेक्ट जाएगा इनकम टैक्स पेड वो कितना जाने वाला है, 8,000 या 5,000? 5,000 है ना इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड इज 5,000, इनकम टैक्स पेड इज 5,000, सॉरी हो गया। इनकम टैक्स पेड माइनस कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 11, सॉरी एक चीज और बाकी है। एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम था ना इस क्वेश्चन के अंदर में, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम था ना। मेरे को एक चीज बताओ, आपने ऊपर ऊपर ये रिफंड का इफेक्ट हटा दिया था, बट रिफंड का इफेक्ट आपने ऊपर, एक मिनट एक चीज मेरे को एक सवाल का जवाब देना, यहाँ पे इनकम टैक्स रिफंड आपने लेस करके उसका इफेक्ट लिया था कि एलिमिनेट किया था? 3,000 रुपए आपने ऊपर माइनस करके उसका इफेक्ट लिया था कि एलिमिनेट किया था? बट इसका मतलब ये हुआ क्या कि 3,000 रुपए हमको कभी मिले नहीं कि मिले हैं? तो आपको नहीं लगता कैश अकाउंट में उसका इफेक्ट जाना चाहिए? बट वो 3,000 ऑर्डिनरी एक्टिविटी है कि एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्टिविटी है? वाई एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्टिविटी? ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है कि इनकम टैक्स रिफंड कभी कभी आता है? तो ये एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम में, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम जो है मैंने ऊपर से हटाया ही इसीलिए था, उसको 3,000 रुपए हटाया ही इसलिए था क्योंकि मेरे को नीचे अलग से लेना था। तो ये इनकम टैक्स रिफंड जो 3,000 रुपए आपने रिसीव किया वो 3,000 रुपए यहाँ अलग से ऐड बैक हो जाएंगे, क्योंकि इतना फ्लो आपको मिला है, इतना इनफ्लो आपको मिला है। अब आप निकालोगे तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा 14,500। आपका ऑपरेटिंग इनफ्लो कितना हो गया, 14,500। समझा है तो थम्स अप दे दो, समझा है तो थम्स अप दे दो। इनकम टैक्स बेटा ऊपर से हटे नीचे वापस कंसिडर होते, वापस यानी बेसिकली वो एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम है, नीचे कंसिडर करने के लिए ही हमने ऊपर से हटाया है, नीचे कंसिडर करने के लिए ही हमने ऊपर से हटाया। छाप लो इसको। हो गया है क्या फर्स्ट पार्ट? सेकेंड पार्ट ले लो, इफेक्ट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगले एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 5 में? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन। क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है वो आपको? नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने बोल रहा है। अब जरा ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना।
यहाँ बहुत सारा गड़बड़ होने का चांस रहेगा, इसलिए मैं चाहूंगा मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, सबका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन में। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स है ना। आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स है मतलब आफ्टर टैक्स है। हमको कायदे से स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर टैक्स चाहिए कि बिफोर टैक्स चाहिए? बिफोर टैक्स। तो आपको नहीं लगता 1,53,000 को हम एड बैक करेंगे? 1,53,000 को हम एड बैक करेंगे, बोल हाँ या ना? ठीक है, तो ये हो गया। इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम फेमिनाइन सेटलमेंट, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, ओके। प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर, प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, हाँ या ना? प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, यस और नो? ठीक है, मैंने यहाँ एक लाइन खींच दिया, मैं बाद में बताऊंगा क्यों। अच्छा, डिप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग, ये तीनों चारों नॉन ऑपरेटिंग है। वो जो एक्सपेंसेस या इनकम उसके हिसाब से एडजस्ट करना है हमको। डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी वगैरह, ये चार हो गए। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। उसके बाद में यहाँ नीचे दिया हुआ इनकम टैक्स पेड और रिफंड, इनकम टैक्स पेड और इनकम टैक्स रिफंड, ऐसा कुछ नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको इसकी मदद से क्या बनाना है? इसकी मदद से आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। आपको क्या निकाल कर देना है बच्चा? इसको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलो आ जाओ, मदद करेंगे मेरी। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट लगेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले लेंगे हम? बिफोर टैक्स लेना चाहिए, नहीं है तो आफ्टर टैक्स भी ले सकते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, नहीं है तो क्या मैं आफ्टर टैक्स नहीं ले सकता क्या? अभी लिया ना हमने, आफ्टर टैक्स में एडजस्ट कर सकते ना हम, तो ये ले लिया हमने। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लिया 6,28,000, 6,28,000 डन यहां तक। अब उसमें प्रोविजन एड बैक हो जाएंगी बिफोर टैक्स में आने के लिए। टैक्स नाम का खर्चा है, लेस होना चाहिए। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे? ऐड। बोल हाँ या ना? बॉडी के अंदर गया क्या? अच्छा, उसके अलावा इनकम टैक्स रिफंड जो है, इनकम टैक्स रिफंड ऑलरेडी इस इनकम में कंसिडर्ड हुआ होगा ना, इस प्रॉफिट में कंसिडर हुआ होगा, तो ऊपर से हटाना है और नीचे कंसिडर करना है ना। अभी बताया ना लास्ट क्वेश्चन में, इनकम टैक्स रिफंड जो है ऊपर से हटता है और नीचे कंसिडर होता है ना, तो ऊपर से हटेंगे। इनको बताओ इनकम टैक्स रिफंड है, इनकम है, ऐड होना चाहिए। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे? लेस। लेस हो जाएगा इनकम टैक्स रिफंड, लेस इनकम टैक्स रिफंड कितना है? लेस बोलो इनकम टैक्स रिफंड 3,000 रुपए, लेस इनकम टैक्स रिफंड 3,000 रुपए। बोल हाँ या ना? बॉडी में गया यहां तक। नेक्स्ट, अगला अगला क्या बोल रहा हूं मैं? फेमिनाइन सेटलमेंट। मेरे को बताइए क्या दिया हुआ है? इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम फेमिनाइन सेटलमेंट है 1,00,000 रुपए। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सोच समझ के जवाब देना। इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम फेमिनाइन सेटलमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। फेमिनाइन सेटलमेंट मतलब सूखा पड़ गया है, सूखे की वजह से गवर्नमेंट ने आपको इंश्योरेंस का सेटलमेंट दिया, जो भी है कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको सेटलमेंट दिया 1,00,000 रुपए का। अब मेरे को बताओ ये आपकी इनकम है एक्सपेंस है? पहले इतना बता दो। चलो, दिस इज योर रिसिप्ट और पेमेंट, दिस इज योर इनकम ना, आपने रिसीव किया है, आपको मिला है, ये आपकी इनकम है, ठीक है। बट ये इनकम ऑर्डिनरी है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हैज टू बी एडजस्टेड सेपरेटली। तो इसका इफेक्ट ये प्रॉफिट में ऑलरेडी गया हुआ होगा ना, 1,00,000 रुपए का इफेक्ट प्रॉफिट में ऑलरेडी गया होगा। तो पहले 1,00,000 में से हटा दे, 1,00,000 में से हटा दे और नीचे अलग से एडजस्ट कर ले, जस्ट लाइक इनकम टैक्स रिफंड, जस्ट लाइक इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, वो ऊपर से हटता और नीचे अलग से एडजस्ट होता है ना, ऊपर से हटता और नीचे अलग से एडजस्ट होता है, हाँ या ना? तो इनकम टैक्स फेमिनाइन सेटलमेंट ऊपर से हटेगा, इनकम है, ऐड होना चाहिए, इनकम प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लेस। ये गया क्या बॉडी के अंदर? ये गया क्या बॉडी के अंदर? सर बिफोर टैक्स पे करना चाहिए ना सर, ये बिफोर टैक्स में करना चाहिए, हाँ या ना? आपका ये बोल रहा है ना बिफोर टैक्स में करना चाहिए। ठीक है, 2 मिनट में आपको समझाता कहाँ गया? आई डोंट नो वेदर यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस और नॉट। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 में है एक्चुअली ये कंसेप्ट। 1 मिनट, हाँ
आपने प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देखा है क्या कभी? प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देखा है क्या? ये फॉर्मेट है ना प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। पहले ऊपर में क्या लिखा रहता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से एक्सपेंस माइनस करते हैं। अब ये एक्सपेंस माइनस करने के बाद क्या मिलता है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, लिखता हूँ उसमें, ठीक है। एक्सपेंस माइनस करने के बाद आपको प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल आइटम मिलता है, यस और नो? हाँ या ना? फिर आप उसमें क्या करते हो? टैक्स एक्सपेंसेस एडजस्ट करते हो, उस सब में टैक्स एक्सपेंसेस एडजस्ट करते हो, हाँ या ना? और उसके पास थोड़ा पहले ही आप क्या करते हो? एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल आइटम माइनस करते हो। आपको पता है AS3 के हिसाब से दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, AS3 के हिसाब से दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो मेरे को एक चीज बता, तेरे को अगर बिफोर टैक्स पे आना है तो तेरे को बिफोर टैक्स पे आना है कि बिफोर टैक्स बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पे आना है? तो अगर मेरे को इस पे आना है, और अभी फिलहाल याले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? याले क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स दिया हुआ है ना, आफ्टर टैक्स आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। मतलब मेरे को जो गिवन है, मेरे को याले क्वेश्चन में ये गिवन है, कहां गया? आफ्टर टैक्स ये वाला आइटम ये दिया हुआ है। अब अगर मेरे को यहां से यहां जाना है तो आपको नहीं लगता पहले ये सब एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे को? अभी समझा क्या कि मैं टैक्स के पहले क्यों एडजस्ट कर रहा हूं उसको, बिफोर टैक्स क्यों एडजस्ट कर रहा हूं? गया क्या बॉडी में? गया क्या ये सब? बढ़ू आगे यहां से, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है आफ्टर टैक्स, ये सारी एडजस्टमेंट करके मैं बिफोर टैक्स पे ला रहा हूं ना। आपको दिया हुआ है आफ्टर टैक्स, तो आप इसको बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उल्टा जा रहे इसलिए अपन रूल भी तो उल्टे लगा रहे ना, उल्टा जा रहे इसलिए रूल भी तो उल्टे लगा रहे ना, कि इनकम माइनस होनी चाहिए, जा रहे उल्टा तो अपन क्या कर रहे हैं? ऐड। एक्सपेंस माइनस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड, सॉरी उल्टा बोल दिया। इनकम क्या होनी चाहिए? इनकम ऐड होनी चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लेस। ये उल्टे रूल लगा लगा के कर रहे ना। प्रोविजन फॉर टैक्स, खर्चा है माइनस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो ऐड कर दिए। ये इनकम थी, इनकम ऐड होनी चाहिए थी, जा रहे उल्टा तो लेस कर दिए। इनकम टैक्स रिफंड, ये भी इनकम थी, जा रहे उल्टा तो क्या कर दिए? लेस कर दिए। अभी गया क्या बॉडी के अंदर? ठीक है, तो ये आप लोगों ने ऐसा किया। अब 2 मिनट लगे लगे हाथ में ये भी बता देता, फिर इसमें कंफ्यूजन होगा। मेरे को एक चीज बताओ, अगला आइटम क्या है हमारे बुक्स में? अगला आइटम है डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड क्या है? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, हाँ या ना? आप क्या बोलोगे सर? प्रपोज डिविडेंड नाम का खर्चा है, ऐड होना चाहिए, जा रहे सॉरी लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। आप क्या बोलोगे सर? 72,000 ऐड होना चाहिए, हाँ या ना? सही है ना? बोल बोल पटपट बोल। 72,000 का डिविडेंड ऐड होना चाहिए ना, अंडर द हेड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अंडर द हेड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 72,000 का डिविडेंड ऐड होना चाहिए। यहां तक समझा क्या? 72,000 का डिविडेंड ऐड होना चाहिए, यहां तक समझा क्या? हाँ या ना? बट मेरे को एक चीज बता, टेक्निकली ये फॉर्मेट में जा, जो फॉर्मेट तूने बचपन में फाइनल अकाउंट्स का पढ़ा था। डिविडेंड कब एडजस्ट होता है? टैक्स के पहले या टैक्स के बाद? अगर आपको याद होगा ना, फाइनल अकाउंट्स जो है, डिविडेंड जो है, ये जो प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में जाता है ना, ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में जाता है, क्या बोल रहा हूं मैं? जो प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाता है, वो बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में से डिविडेंड माइनस होता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस बनता है, एक रिजर्व्स एंड सरप्लस करके आपका हेड बनेगा। कहां पर? बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस नाम का हेड बनता है। ऐसा बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस रहता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में यहां आता है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, और ये ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर टैक्स रहता है, और उसमें से जाके डिविडेंड माइनस होता है, और फिर आपका प्रॉफिट बचा हुआ आता है आफ्टर डिविडेंड। एक्चुअली याले क्वेश्चन में ना आपको प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड दिया हुआ है। अगर आपका डिविडेंड चार्ज किया हुआ है तो ये जो 6,28,000 है ये आफ्टर डिविडेंड है, मतलब इसके भी नीचे का है। तो आपको नहीं लगता डिविडेंड को एड बैक करना पड़ेगा? डिविडेंड को एड बैक करना पड़ेगा, बोल हाँ या ना? अच्छा, डिविडेंड को कहां एड बैक करूं? डिविडेंड को कहां एड बैक करूं? टैक्स के पहले या टैक्स के बाद? टैक्स के पहले। जैसा हमारा एक्सेप्शनल आइटम टैक्स के बाद हुआ है ना? यहाँ P&L में टैक्स के साथ होते हैं ना ये, तो डिविडेंड भी टैक्स के बाद होता है, यहाँ पे टैक्स के बाद। तो डिविडेंड यहाँ नीचे एडजस्ट नहीं होगा, डिविडेंड यहाँ ऊपर एड बैक होता है। डिविडेंड यहाँ नीचे एड बैक नहीं होगा, डिविडेंड वहां ऊपर एड बैक होगा। डोंट यू थिंक इट इज बिफोर टैक्स पे लाने के लिए एड बैक करना? बिफोर टैक्स पे लाने के लिए एड बैक करना, ये समझा क्या? आप कायदे से नीचे भी एड बैक कर दो, फाइनल आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मेट गलत बनेगा।
फाइनल आंसर पे फर्क थोड़ी पड़ेगा, आप ऐड नीचे करो ऐड ऊपर करो आंसर तो सेम ही आएगा, बट प्रेजेंटेशन गड़बड़ा जाएगा। अगर आपको बिफोर टैक्स आना है ना बेटा, अगर आपको आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स आना है तो डिविडेंड भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आफ्टर डिविडेंड है तो डिविडेंड हटाना है, डिविडेंड का खर्चा हटाना है, हटाने के लिए ऐड करने के बाद आप बिफोर पे आ पाओगे। ये 6,28,000 में 72 का डिविडेंड ऐड करने के बाद आप बिफोर टैक्स में आ पाओगे। समझा है तो थम्स अप दो। क्यों मैंने डिविडेंड ऊपर लिखा है समझा है क्या? आधे बच्चों को आखिरी में यही कंफ्यूजन रह जाता है कि सर आप डिविडेंड ऊपर काहे लिख रहे हो, डिविडेंड तो नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि डिविडेंड फाइनेंसिंग है। बच्चे क्या बोलते हैं सर वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के साथ एडजस्ट करो। कहाँ एडजस्ट करो बोलते हैं वो? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के साथ। नहीं बेटा तू समझ, तेरे को बिफोर टैक्स पे आना है तो डिविडेंड सही जगह एडजस्ट होना चाहिए, नहीं तो तू इसको बिफोर टैक्स मत बोल, नहीं तो फिर उसको तू बिफोर टैक्स मत बोल, वो फिर तेरा नेट प्रॉफिट है, बिफोर टैक्स नहीं है वो कौन सा है नहीं पता, क्योंकि टैक्स ऊपर एडजस्ट हो रहा है, डिविडेंड नीचे एडजस्ट हो रहा है, तो गड़बड़ प्रॉफिट है फिर वो। ठीक है, आई होप आपको समझा प्रपोज डिविडेंड मैंने ऊपर क्यों लिखा है। ये अगर हो गया तो अब क्या बचा चीज है, अब तो चीजें आसान है। डिप्रिसिएशन है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ऐड कर दो 1,40,000 डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 30,000 ऐड कर दो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन कैश इनकम है, लेस हो जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग है, इनकम है ना, लेस होना चाहिए, लेस ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस। ठीक है, फिर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल फास्ट बताओ। एसेट कम हो गए, फायदा या नुकसान? डिक्रीज इन एसेट, फायदा या नुकसान? नुकसान है, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। अच्छा, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज बढ़ गई है तो फायदा या नुकसान है? नुकसान है, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे 1,15,000। अच्छा, उसके बाद में अगला आइटम क्या है, उसके बाद में इंक्रीज इन करंट एसेट, एसेट बढ़े, फायदा है, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लेस। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कम हुई है, लाइबिलिटीज कम हुई तो अच्छी बात है, फायदा ऐड होना चाहिए, बट जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लेस। जा रहे उल्टा तो क्या करें? अरे बाबा, लाइबिलिटीज कम हुई है, फायदा है, ऐड होना चाहिए, मगर जा रहे उल्टा, ये क्यों भूलते आप? जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? अभी गया क्या बॉडी में? जा रहे उल्टा वाला रूल क्यों छोड़ देते आप बार बार? जा रहे उल्टा तो लेस ना। ठीक है, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड हैज टू बी एडजस्टेड सेपरेटली। कहां गया वे? इनकम टैक्स पेड 1,18,000 नीचे अलग से एडजस्ट हो गया, 1,18,000 नीचे अलग से एडजस्ट हो गया। ठीक है, इनकम टैक्स पेड 1,18,000। अब आपको नहीं लगता कि इनकम टैक्स के साथ में दो एक्सेप्शनल आइटम भी आएंगे? इस क्वेश्चन में दो एक्सेप्शनल आइटम थे, कौन से? एक इनकम टैक्स रिफंड और एक फेमिनाइन सेटलमेंट, ये दोनों एक्सेप्शनल आइटम है, हैज टू बी शोन सेपरेटली। फेमिनाइन सेटलमेंट इनकम है, अब यहां उल्टा रूल लगेगा कि सीधा रूल लगेगा? सीधा रूल लगेगा, हटाना नहीं, अब लेना है। अब इसका इफेक्ट इंश्योर फेमिनाइन सेटलमेंट का इफेक्ट हटाना है कि लेना है? तो इनकम है, ऐड हो जाएगा, फेमिनाइन सेटलमेंट की इनकम ऐड हो जाएंगी 1,03,000 का रिफंड भी ऐड हो जाएगा, 3,000 का रिफंड भी ऐड हो जाएगा। देख ले, मैं देखो समझा भी देता हूं, देख रिफंड यहां कंसीडर करना था, फेमिनाइन सेटलमेंट यहां कंसीडर करना था, इसलिए हमने ऊपर में से हटाया है। वो नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन कैश है, इसलिए नहीं हटाया, हमने हटाया इसलिए क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल आइटम यहां एडजस्ट करना है। बट वेयर एज प्रपोज डिविडेंड नॉन ऑपरेटिंग है, प्रोविजन फॉर टैक्स नॉन कैश है, प्रोविजन फॉर टैक्स नॉन कैश है इसलिए हटाए। देख नीचे में मैंने कैश वाला टैक्स कंसिडर किया हो, मैंने ऊपर से क्यों हटाया? क्योंकि वो नॉन कैश था। मैंने क्यों हटाया? नॉन कैश है, नॉन कैश हटेगा। बट ये जो नीले वाले ये मैं इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि वो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग है, कि मैंने इसलिए हटाया क्योंकि वो एक्सेप्शनल आइटम है। एक्सेप्शनल आइटम यहां से हटते हैं और नीचे कंसिडर होते हैं, याद रखना। मैंने डिविडेंड ऊपर से हटाया बट डिविडेंड को नीचे कंसिडर किया क्या? डिविडेंड को ऊपर से हटाया बट नीचे कंसिडर नहीं किया। प्रोविजन फॉर टैक्स को मैंने ऊपर से हटाया बट नीचे कंसिडर किया क्या? आप बोलोगे सर टैक्स कंसिडर किया, मैं बात कर रहा हूं प्रोविजन की। क्या मैंने प्रोविजन कंसिडर किया क्या नीचे?
तो एक्सेप्शनल आइटम बेटा एक चीज समझ, ऊपर से इसलिए हटे क्योंकि वो नीचे अलग से कंसिडर होने चाहिए। एक्सेप्शनल आइटम देखा जाए तो ऊपर माइनस हुआ और नीचे प्लस हुआ ना, इफेक्ट तो प्लस माइनस जीरो ही होने वाला है ना उसका, बट प्रेजेंटेशन के लिए ऊपर से हटते और नीचे में ऐड होते हैं। समझा क्या रे बेटा? पक्का बॉडी में गया है? थम्सअप दे दो फटाफट, समझा है तो थम्सअप दे दो। चलो शाबाश, कर लो इसको, सॉल्व कर लो, प्लस माइनस कर लो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 7,50,000 प्लस 1,70,000 माइनस 26, 294 प्लस 116 माइनस 614 3,91,000 और ये हो गया आपका 3,76,000। कर लो इसको, छापो फटाफट। हो गया है क्या? डन है यहां तक? तो अभी हमने जो देखा 2 दिन में, कल और लास्ट क्लास और अभी को मिला के, वी हैव लर्न ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे डिफिकल्ट जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स रहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 मेथड भी है। कल से हम चालू करेंगे इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्लास कल है हमारा, कल हम चालू करेंगे इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी कोई दिक्कत है किसी को? अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम है किसी को? आज जो हमने पढ़ा उसमें कोई डाउट? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्सेप्शनल आइटम और इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट कैसे करते, क्या करते, ये समझ में आ गया? चलिए आज यहीं रुकते, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। हाँ अच्छा, एक मिनट बेटा, एक मिनट। टॉपिक से रिलेटेड डाउट नहीं है ना? आप शेड्यूलिंग को लेके डाउट बोल रहे हो ना, तो उसके लिए मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं? टॉपिक से रिलेटेड डाउट नहीं है ना? ठीक है, चलो बाय।